साथियों, आपने देखना स्टार्ट कर दिया है एग्ज़ाम डेस्टिनेशन। मैं जीतन स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे। अगर आप यूजीसी नेट, सीयूईटी पॉलिटिकल साइंस से आप एग्ज़ाम यूजी या पीजी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एसएसटी खास करके जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आता है, उसके लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस से यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से अभी जुड़ जाइए, क्योंकि अगला जो जून सेशन का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए हम पूरा सिलेबस इस पे कवर कराएंगे। और साथियों, मैंने अभी तक 3 बार एग्ज़ाम दिया है। ये अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 6 जनवरी को, उसको लेके 3 बार। इससे पहले मैंने 3 बार इससे पहले दिया, ये चौथी बार एग्ज़ाम है। और तीनों बार मेरा नेट क्वालिफाई हुआ। जेआरएफ थोड़ा सा रह गया था, पर इस बार होपफुली कि जेआरएफ हो जाए। तो मैं ये बताऊंगा आपको कि कैसे प्रिपरेशन किया, जिसकी वजह से मेरा कभी भी नेट नहीं रुकता है। इनफैक्ट मैं एक दिन भी पढ़ के ना जाऊँ तो भी नेट हो जाता है। जैसे कि जून वाला पेपर जो कैंसिल हुआ था, जिसका जिसका क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हम लोगों का यूपीएससी का एग्ज़ाम 16 जून को था और 18 जून को यूजीसी का एग्ज़ाम था। मैंने ऐसे ही जाकर दे आया था, फिर भी मेरा अप्रॉक्सीमेट 100 क्वेश्चन सही हो रहे थे, नीट आराम से क्वालिफाई हो रहे थे। तो उसके बारे में बताऊँगा। साथियों, अगर आप पॉलिटिकल साइंस से यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप जुड़िए। और मैं अभी जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, अभी जो बना रहा हूँ, जो आपके सामने चल रहा है वीडियो, इसमें मैं बताऊँगा कि प्रीवियस ईयर का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं करके जाते हैं तो साथियों, आपका क्वेश्चन, अगर आप 100 क्वेश्चन सही करने वाले हैं तो आप 80 करके आइएगा, यानी कि 20 क्वेश्चन का डिफरेंस आएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर का अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, अच्छे से आप उसका एग्ज़ाम में बैठ के यूटिलाइज करिएगा, तो आप हर एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आइएगा, ये मेरा वादा है। पर प्रीवियस ईयर को देखे कैसे, उसको समझे कैसे, ये आज हम बताने आपको जा रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं, एक एक करके हम सब डिस्कस करेंगे हर साल का। पर अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये है, जब आपको याद होगा, जून 18 जून को एग्ज़ाम था। जून 2024, जो कैंसिल हो गया था एग्ज़ाम, पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हो गया था, उसका क्वेश्चन पेपर है। आप इसको देखिए ध्यान से और मैं बताता हूँ कि आप कहाँ एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन एक भी ऑप्शन आपको पता है चारों ऑप्शन में से, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन तो है पूरा फैक्ट है, जिसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग का क्वेश्चन आप देखिए, अगर आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप गेस ही कर सकते हैं। देखिए, कह रहा है कि फिनेंस कमीशन कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वित्त आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अगर आपको याद है कि वित्त आयोग 280 के अनुच्छेद 280 के आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है, तब तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको गेस ही कर सकते हैं। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसको रट के याद ही करना होगा, कोई उपाय नहीं है। मैं ये बताऊंगा कि कहाँ आप स्मार्ट गेसेस कर सकते हैं और कहाँ उसके वजह से आप 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही कर सकते हैं। जैसे कि इसका 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इनटू डिसेंडिंग। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको देखना होगा कि डिसेंडिंग या असेंडिंग पूछ रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, एज देयर नंबर ऑफ मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लोअर हाउस की बात कर रहा है, अपर हाउस की बात नहीं कर रहा। अब यहाँ से देखिए, आपको अगर आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, वीडियो देख पा रहे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए अभी, अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, तो कि लोअर हाउस अपर हाउस क्या होता है। अगर लोअर हाउस और अपर हाउस में डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है, लोअर हाउस और अपर हाउस जो है उसमें कितने मेंबर हैं। लोअर हाउस भारत के सारे स्टेट में होंगे, जबकि अपर हाउस कुछ ही स्टेट में है। तो किस 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 स्टेट में है, क्योंकि इस बार अगर ये पूछा है तो हो सकता है अगली बार ये पूछ दे कि निम्न में से किस स्टेट में अपर हाउस है, यानी कि विधान परिषद है। तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए, क्लिक करना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के। साथियों देखिए, इसका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा है, तो आपको इतना याद होना चाहिए, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी है तो, कि उत्तर प्रदेश राज्य जो है उसमें सबसे ज़्यादा विधानसभा में सीटें हैं। सबसे ज़्यादा विधानसभा में क्या है, सीट्स हैं। आपको याद हो 403 सीट है उसमें। इतना अगर आपको पता है तो आप एक बात देखिए, क्योंकि ये कह रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कह रहा है, तो आपको क्या करना है कि सबसे बड़ा वाला सबसे पहले रखना है। डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में कह रहा है, सबसे बड़ा पहले और सबसे लास्ट में सबसे छोटा रखना है। अगर आपको इतना पता है कि सबसे ज़्यादा सीट से जो है उत्तर प्रदेश में है, तो आप एक को सबसे पहले रखिएगा, और एक को सबसे पहले रखिएगा तो आप ऑप्शन देख पाइएगा, इसमें बी से स्टार्ट किया है, इसमें सी से स्टार्ट किया है, इसमें डी से स्टार्ट किया, यानी कि एक ही ऑप्शन है आपके पास जो ए से स्टार्ट है। ये स्मार्ट स्मार्ट गेसेस है। अब देखिए, अगर आपको इतना चलिए यूपी हटा दिया, अगर मान के चलो कि यूपी डिलीट कर दिया,
तो यूपी डिलीट कर दिया, तो भी आप अगर आपको ये 4 ऑप्शन दे दिया और 4 ऑप्शन में ये बोले कि अब इसको सजा दूँ, तो आप इतना याद रखिए कि सबसे कम जो सीट होगी वो असम में होगी, पूर्वी राज्य में सबसे कम होगी, इतना याद रखिए। तो आप 2, क्योंकि तब इसको लास्ट में रखना होगा, असम को लास्ट में रखना होगा, ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट में रखिएगा। तो आप इस ऑप्शन को काट सकते हैं, इस ऑप्शन को काट सकते हैं, ये और ये हो सकता है, यानी कि 50% तक आ गए हैं। इस हिसाब से आप देखिएगा, फिर तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आपको इसमें स्मार्ट गेस 50% तक आ गए हैं, जबकि यूजीसी ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि यूजीसी देखिए सीधा उत्तर प्रदेश लिखता है, यानी कि आप आसानी से गेस कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में इतना होना चाहिए कि असम, पूर्वी राज्य में जितने भी स्टेट है उसमें कम होगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा खींचेगा, इसीलिए मैक्सिमम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी 10-10 करके सब कर देंगे, धीरे धीरे करके। अगला कह रहा है, देखिए अब ये भी क्वेश्चन फैक्ट बेस है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने लाहौर स्थित मीनार ए पाकिस्तान की यात्रा की थी? आपको याद होगा, अगर ये याद है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे हैं तो आपको याद ही होना चाहिए, और याद होना ही चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज आप गेस ही कर सकते हैं। तो आपको कुछ क्वेश्चन में रट के याद भी करना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको समझना चाहिए, ये भी आपको याद होगा तो ठीक है, अदरवाइज आप स्मार्ट गेस कैसे कर सकते हैं ये आप समझिएगा इस चीज़ को। ये देखिए, आप स्मार्ट गेस करने के लिए आपको है, तो साथियों देखिए, अगर आप अब अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या कह रहा है कि राजनीतिक नेता दे दिया है और राजनीतिक दल दे दिया है, पॉलिटिकल पार्टी एंड पॉलिटिकल लीडर दे दिया है। अब किसके किसके साथ संबंध है ये आपको देखना है। देखिए, अगर आप इसमें जैसे कि आपको नहीं पता है तो एक भी कोई पता होगा। जैसे मैंने जब क्वेश्चन को देखा था इसको फर्स्ट बार में, तो आप देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इतना पता होगा कि ये ज्योति बसु जो है ये सीपीआईएम से है, केवल एक कोई पता हो, सीपीआईएम ज्योति बसु, आप इसको मिलाइए, सीपीआईएम ज्योति बसु, सीपीआईएम ज्योति बसु, तो आप देखिए एक का तीसरा करिएगा, एक का तीसरा आपको केवल एक ही में है और कहीं भी नहीं है, केवल एक ही में है और कहीं भी नहीं है, एक मिला ले रहे हैं, ज्योति बसु को मिला ले रहे हैं केवल, तो आप देख पा रहे हैं ज्योति बसु और सीपीआईएम मिला रहे हैं, तो आपको आंसर तक आप पहुंच जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखिएगा दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ, दीनदयाल उपाध्याय के बारे में हम लोग एक पर्टिकुलर क्लास लेंगे कि थिंकर्स ग्रुप में इनको पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ना है। राजेश दिनेश सिंह, ये राजा दिनेश सिंह ये है कांग्रेस पार्टी से संबंधित है और ये बीजेपी से संबंधित है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, एक मिलाने से भी आप आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, हाथोर्न प्रयोग ने एक गतिविधि का पथ प्रशस्त किया जिसे निम्नांकित नाम से जाना जाता है। आप जब हथॉर्न के बारे में पढ़िएगा साथियों, तो आपको आप एक बार ये हम ही पढ़ाएंगे, यहाँ पे हम खुद ही डिस्कस करेंगे, आपके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे, हथॉर्न प्रयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप इस पर चर्चा करेंगे, मैं केवल आपको स्मार्ट गेस करना सिखा रहा हूँ। तो इसका आंसर आप अभी तक आप ये समझ लीजिए कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू मैनेजमेंट इससे संबंधित है, मानवीय संबंधों से संबंधित है, मानवीय उपागम से संबंधित है। इससे आगे हम जब इसको पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आगे कह रहा है कि ये देखिए, ये आप सिंपल सी बात है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको इसको छोड़ना ही पड़ेगा और गेस करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल साइंस में लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, 20 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो थिंकर्स और उसके बुक्स के नाम होते हैं। तो आपको उसको याद करके आप इससे भाग नहीं सकते कि कार्ल मार्क्स ने कितनी किताबें लिखी हैं, हन्ना अरेंट ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, गांधी जी की कौन कौन सी बुक है, कौन कौन से आश्रम उन्होंने स्थापित किया, कब आश्रम कौन सा स्थापित किया, ये सब आपको याद करना ही होगा, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अगर आप जेआरएफ नेट क्रैक करना चाहते हैं तो ये जो है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बुक का जो लेखक है वो अल्बर्ट वी राइसी है, ये आपको याद रखना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाइएगा। आगे देखिए, आगे ये कह रहा है 57 नंबर जो क्वेश्चन 57, शास्त्रीय अब देखिए, आपको जब हम पढ़ेंगे, लिबरलिज्म पढ़ेंगे, इस तरह से पूंजीवाद को पढ़ेंगे, इस सबको पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ पे मिलेगा ये शास्त्रीय वाणिज्यिक कार्यनीति का लक्ष्य राज्यों को निम्नलिखित से संपन्न बनाना है। आप एक बात बताइए, जब ये आप इतना समझ पा रहे हैं कि किसके बारे में बात कर रहा है, ये वाणिज्य के बारे में बात कर रहा है, यानी कि राज्य को वाणिज्य के बारे में जब ये बात करेगा, व्यापार के बारे में बात करें, स्मार्ट गेस से देखिए कैसे, स्मार्ट गेस ऐसे होता है। तो आपको अगर कोई भी इंसान व्यापार के बारे में बात करता है तो क्या चाहता होगा, ऑब्वियस सी बात है, आप गेस करिए क्या चाहता होगा। कह रहा है कि आयात को बढ़ाना और निर्यात को कम करना, ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा है क्या कि कह रहा है, ये देखिए ये सीधा कह रहा है। आप पहले चारों को पढ़िए, संपत्ति, शक्ति, प्रतिष्ठा और अधिकतम निर्यात। एक बात आपको याद रखना होगा कि डी होगा, इतना देखिए कि अधिकतम नहीं, व्यापार के बारे में बात कर रहा है कि व्यापार में फायदा कब होगा, आप इस तरह से भी आप इसको गेस कर सकते हैं, तो आपको अधिकतम निर्यात करना होगा, तो डी होगा। अगर डी होगा तो आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं,
क्योंकि आपको मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट करना होगा। अब देखिए, ये कह रहा है कि आयात को बढ़ाना होगा और निर्यात को कम करना। ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं। पहली बात, ये दोनों एक साथ आ नहीं सकते हैं। जहाँ जहाँ दोनों एक साथ हैं वो ऑप्शन नहीं होगा। आप ये देख लीजिए, ये दोनों ही जब कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं, दोनों ही आपस में विरोधाभास कर रहा है, तो जहाँ जहाँ ये होगा वो ऑप्शन नहीं होगा। दोनों एक साथ आएगा नहीं। यहाँ दोनों एक साथ हैं, यहाँ दोनों एक साथ हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए, अगर आपको इतना भी नहीं समझ में आता है कि दोनों दोनों बातें जो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्टरी कर रही है, एक दूसरे को विरोधाभास कर रही है, तो आप इतना समझिए कि कहीं भी आयात को बढ़ाइएगा तो व्यापार में घाटा होगा। अगर आप इतना भी गेस कर पा रहे हैं तो केवल ई को एलिमिनेट कर दीजिए। ई इसमें भी है, ई इसमें भी है और ई इसमें भी है, तो यानी कि एक ही ऑप्शन बच रहा है, ये वाला। आप समझ पा रहे हो कि कितना स्मार्ट गेस करना पड़ेगा आपको एग्जाम में। अब देखिए, अब मैं आपको अभी 10 क्वेश्चन हो जाने दीजिए, फिर आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जो आप समझ पाइएगा कि कैसे आप 20 क्वेश्चन, 100 में 20 क्वेश्चन, 150 में नहीं कर रहा हूँ, केवल अपने सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा अगर आप 50 सही कर रहे होगे टेस्ट में, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से और इसको अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, अपने प्रिपरेशन में अप्लाई कर रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन यानी कि 70 करके आइएगा। और 70 करिएगा तो नीट आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उधर से आप 25-30 आराम से कर पाइएगा। आगे देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन जो है, ये भी आपको देखिए साथियों, अगर आपको याद है तो ठीक है, क्योंकि आपको याद ही करना पड़ेगा और ये बेसिक चीज़ है। पॉलिटी में जो भी पढ़ रहा होगा वो बेसिक सी चीज़ है। 9वीं अनुसूची से हटाया गया था किसको? तो मीसा को। मीसा एक कानून था जिसको 9वीं सूची से हटाया गया था। ये कब हटाया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के किस संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम यानी कि मीसा को 9वीं अनुसूची से हटाया गया था, ये कह रहा है। तो ये 42वां संविधान संशोधन, इसमें आपको याद रखना होगा। ये मैं केवल उसी क्वेश्चन को ज़्यादातर डिस्कस कर रहा हूँ जो आप स्मार्ट गेस करके, स्मार्ट लॉजिक लगा के वहाँ पे उसको ठीक कर सकते हो, उसी को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको बहुत ही फेमस बुक है हन्ना अरेंट की, बहुत ही फेमस बुक है। अगर आप ये क्वेश्चन अगर नहीं पा रहे हैं तो आप एग्जाम से ऐसे ही बाहर हो जाइए। देखिए, टफ क्वेश्चन सबके लिए टफ होता है, पर आप इजी भी गलती करके आइएगा तो एग्जाम से बाहर होइएगा। कह रहा है द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियन, ये बहुत ही फेमस बुक है हन्ना अरेंट जी का, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं केवल वही कर रहा हूँ जो स्मार्ट गेस। ये देखिए, ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखेगा लेकिन बनेगा 1 सेकंड में। कैसे? कह रहा है कि मोटे तौर पर लोकतंत्र शब्द का तात्पर्य क्या है? ब्रॉडली द टर्म्स डेमोक्रेसी इम्प्लाइज, ये कह रहा है मोटे तौर पर डेमोक्रेसी का क्या तात्पर्य है, डेमोक्रेसी जो टर्म है उसका क्या तात्पर्य है, उसका क्या मीनिंग हो सकता है। आप एक बात बताइए, डेमोक्रेसी में कभी आपने, अगर आप फंडामेंटल राइट्स, भारत के संविधान का भी फंडामेंटल राइट्स पढ़ा होगा तो आपने आर्टिकल 18 के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें जितने भी आपको, जैसे कि आप पद्म भूषण वगैरह को छोड़ के आपको कोई भी, आप जैसे आप आईएएस बन गए तो अपने नाम का आगे नहीं लगा सकते, ऐसे करके वहाँ पे आपको एक प्रावधान दिया गया आर्टिकल विशेषाधिकारों का। ये क्या कह रहा है कि विशेषाधिकार एवं पदानुक्रम पर आधारित समाज होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? अ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिविलेज्ड एंड हायरार्की, अगर हायरार्की पे संविधान होगा, प्रिविलेज किसी को दिया जाएगा, तो ये अगर विशेषाधिकार किसी को दे दिया जाए तो फिर उसमें डेमोक्रेसी तो रहेगा नहीं। विशेषाधिकार अगर, अब फिर यहाँ बोले कि रिजर्वेशन तो दिया जाता है, रिजर्वेशन तो देखिए साथियों, रिजर्वेशन केवल समानता को लाने के लिए दिया जाता है। क्या कोई समाज का ऐसा वर्ग है जो समान समान रूप से नहीं, आपके समान नहीं है, तो उसको रिजर्वेशन देके एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि आप समान से समानता ला के कंपटीशन कराया जाए। मार्क्स के जैसे नहीं, परिणामों की समानता कोई किसी को नहीं चाहिए। परिणामों की समानता मार्क्सवादी मार्क्सवादी बोलते हैं, परिणामों की समानता भी ले आइए मतलब। तो यहाँ पे देखिए, विशेषाधिकार अगर समाज में रहेगा तो डेमोक्रेसी नहीं होगी। आप एक ऑप्शन को काट दीजिए, बस केवल एक ऑप्शन को काटिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी में विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। अगर आप एक ऑप्शन को काटिए, किसको काटना है? केवल ए को काटना है। ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो आप ऑप्शन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इनफैक्ट आप इसको नहीं भी पढ़िएगा तो भी ऑप्शन, अगर आप कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो आप आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस यह यही करना है। कुछ क्वेश्चन यूजीसी बहुत ही बकवास भी सेट करता है, जिसको आपको बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, पर हाँ, आप गेस ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये बोल दिया कि लोकसभा के अध्यक्ष जो है, लोकसभा स्पीकर, उनको कार्यकाल के रूप, उनके कार्यकाल जो है उसके अकॉर्डिंग उनको आप व्यवस्थित कर दीजिए। अरेंज द फॉलोइंग लोकसभा स्पीकर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये कह रहा है ये। तो आप देखिएगा, इसमें आप जब देखने जाइएगा तो आपको अभी तक जितने भी हुए हैं, ये 17वें, जो अभी 17 अभी तक हुए हैं, 17वें हैं ओम बिरला जी। अगर आप इनको तो 17, क्योंकि इस बार जब ये 18 जून को एग्ज़ाम हो रहा था साथियों, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सजाने के लिए सीजीआई को पूछ दिया, स्पीकर को पूछ दिया, फिनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष है उनका पूछ दिया,
इतना पूछा हुआ था। सीजीआई को कितना कोई ऐसा याद कर सकता है? सोचिए, एक सीजीआई 50 से ज़्यादा सीजीआई अभी तक हो चुके हैं, 52वां शायद 51वां अभी चल रहे हैं। कितना कोई याद कर सकता है सबका कार्यकाल के अकॉर्डिंग? तो थोड़ा सा टफ होता है इसको याद करना। पर ये ज़्यादा तो नहीं, 17 है तो याद होना चाहिए था ये। लेकिन अफसोस मुझे भी याद नहीं था साथियों, क्योंकि मैं उम्मीद ही नहीं करके गया था कि ये क्वेश्चन भी इस तरह से आएगा। हालांकि मैंने गेस किया था, ये क्वेश्चन गलती कर दिया था। पर जब मैं रूम पे आके देखा था तो अब देखिए, इसमें अगर आपको दो भी याद है कि सबसे पहले, अगर आप तीसरे नंबर के जो स्पीकर थे वो हुकुम सिंह थे, सरदार हुकुम सिंह। अगर आपको इतना याद है तो आप देखिए, दो क्वेश्चन को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। इसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। अगर आप इसको दोनों को हटा दिए, बचा दो। अगर आपको थोड़ा और याद हो कि हुकुम सिंह के बाद से अगर ये तीसरे थे तो चौथे पे ही आ जाते हैं नीलम संजीव रेड्डी। अगर आपको इतना याद होता, अगर मुझे भी इतना याद हो, तो शायद मैं ये गलती करके नहीं आता। तो बी के बाद से अगर डी है तो आंसर सही है, तो एक ही ऑप्शन बचता है ये वाला, और यही सही है। बाकी ये पांचों के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी अगर आपको दो याद था तो। पर एक्चुअल में बात ये थी कि ये अभी का जो हाल फिलहाल का 1-2 दशक के हैं, उन लोगों को नहीं दे करके, 2-3 दशक का, उन लोगों को नहीं देखे। क्योंकि इधर देखिए तो मनोहर जोशी से तो हम लोग को ऐसे ही याद रहता है, मनोहर जोशी, सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन और ओम बिरला, ये सब याद रहता है। पर इससे पहले जो थे, क्योंकि ये बहुत पहले का पूछ दिया था, तो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल था, और मैंने इसको प्रिपेयर करके भी नहीं गया था। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि देखिए, अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, 10-11 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। 10-11 क्वेश्चन में देखिएगा आप, पहला क्वेश्चन ये, एक ये जो आप स्मार्ट गेस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया, बाकी मैं केवल उसी को दिखाता हूँ। दूसरा, अगर आपको ये भी याद हो तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको एक भी याद है तो। दूसरा, तीसरा आपको मैं दिखाता हूँ ये। तीसरा क्वेश्चन आप ये है, तीसरा ये, क्योंकि ये भी आप देखिएगा कि स्मार्ट ही गेस कर सकते हैं आप, इसको लॉजिक लगा के ही वहाँ पे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तीसरा ये हो गया। चौथा क्वेश्चन आप देखिएगा ये, चौथा क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये भी आपको समझ के ऊपर आधारित थी। अब साथियों एक बात बताइए, अगर 10 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन ऐसे हैं, सॉरी, एक सेकंड साथियों, सॉरी थोड़ा सा स्क्रीन मूव कर गया था। तो आप देखिए, 10 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन ऐसा है, तो इस हिसाब से 40 क्वेश्चन के आसपास है जो आपको, आप गेस कर सकते हैं, स्मार्ट लॉजिक लगा के उसको ठीक कर सकते हैं, एलिमिनेट करके उसको ठीक कर सकते हैं। चलिए, 100 में 40 क्वेश्चन ऐसे हो जाए, 40 नहीं करिएगा तो 20 तो आप, 50% भी अगर मैं इसको मानूँ तो 20 क्वेश्चन तो आप 100% सही करके आइएगा, केवल प्रीवियस ईयर को देख के। और एक बात मैं आपको ये बता देता हूँ साथियों, इसमें अभी तक आप जितने भी देखिएगा, जैसे हन्ना अरेंट का ये बुक है, ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा हुआ है। हन्ना अरेंट की बुक है, ये भी प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा हुआ है। ये डाइसी की जो बुक है, ये भी प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा हुआ है। आप एक बारी प्रीवियस ईयर पे ध्यान दीजिए। आप, मैं कह रहा हूँ कि हर बार आप 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ठीक करके आइएगा, मेरी बात पे भरोसा करके। एक बार आप प्रीवियस ईयर को ठीक से एनालाइज करिए, एनालाइज करके उसको ठीक से पढ़िए, आप इस चीज़ को अपने प्रिपरेशन में उतारिए। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ इधर आपको भारतीय संविधान की विशेषताएं दे दिया है, और कहाँ से संविधान में ग्रहण किया गया है, कहाँ से लिया गया है, उसको दे दिया है, ठीक है। तो आप इसको इसको याद ही करना होगा साथियों, बिना याद किए हुए नहीं कर सकते हैं आप इसको। हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि आपको बेसिक चीज़ें तो इतना याद रखना चाहिए। आप इसमें, आप वो, अगर मान के चलिए कि आप इस क्वेश्चन को बेसिक चीज़ों से करना चाहते हैं, आप अपने कंसेप्ट के थ्रू करना चाहते हैं। अगर आपको पता है कि जो रसिया है, रसिया में साम्यवाद लागू था एक टाइम पे, हालांकि साम्यवाद, और आप जब हम सिलेबस पढ़ेंगे तो शीत युद्ध में लेके जाएगा, आपको बताएगा कि साम्यवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, और रसिया किस तरह से जिस तरह से पूंजीवाद का वाहक अमेरिका को बुलाया था, उस तरह से रसिया किस तरह से साम्यवाद को अपनाए हुए था। तो साम्यवाद में आप देखिएगा, साम्यवाद में, एक सेकंड साथियों मुझे पेन लेने दीजिए। साम्यवाद में आप देखिएगा कि साम्यवाद में होता क्या है। साम्यवाद में आपको ड्यूटी, सॉरी एक सेकंड, ठीक है, ओके। साम्यवाद में ड्यूटी पे आपको ज़्यादा फोकस किया जाता है, मतलब आपको कर्तव्य करना पड़ेगा। साम्यवाद में, साम्यवाद में अधिकार की बात नहीं की जाती है। अगर आप, मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ साथियों, जब आपको ये, आपको एक सेकंड मुझे दीजिएगा, पेन थोड़ा सा, ओके। जब आपको इस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल ही आइडिया नहीं हो, तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो आइए, हाँ तो साथियों, मैं बोल रहा था कि 61 नंबर के बाद से 62 नंबर पर स्टार्ट करते हैं, और 62 नंबर में हम देख रहे थे, वो वीडियो पॉज हो गया था। 62 नंबर में हम देख रहे थे कि अगर आप इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें है कि भारत की संविधान की विशेषताएं
और एक तरफ दिया है जिस संविधान से ग्रहण किया गया है। अगर मान के ये हम चल रहे हैं कि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप इतना जानते हो कि रसिया जो है वो साम्यवाद का वाहक है, वाहक हुआ करता था और है भी, जैसे अमेरिका पूंजीवाद का वाहक है। तो इस तरीके से साम्यवाद में आप इतना आपको अनुमान होना चाहिए कि साम्यवाद में ड्यूटी पे ज़्यादा किस पे फोकस किया जाता है, ड्यूटी पे, न कि आपको राइट्स दिया जाता है। राइट्स वहाँ पे बहुत कम होते हैं और आपको क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स। देखिए अब राइट्स की बात कर रहा है यहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है। अगर मान के चलो मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आपको पता नहीं है, तो आप जब देखोगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर रहा है, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हम किससे लेंगे, यूएसएसआर के संविधान से। अगर आप एक मिला के देखिए, अगर आप एक मिला रहे हैं, डी का क्या करोगे, एलिमिनेट करने का विधि यही है साथियों। इसी तरीके से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप 75+ क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट में सही करना चाहते हैं तो यही रीजन हो, यही आपका तरीका हो सकता है। अगर आप डी का दूसरा मारिए, डी का दूसरा देखिए किस में है। देखिए जब मैं क्वेश्चन कर रहा था सब मेरे दिमाग में ही चल रहा था, तो डी का दूसरा इसमें और इसमें तो है, इसमें है, इसमें है, ये दो को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ आसानी से। अब हमारे पास 50% चांस और बन चुके हैं। अब मैं गलती करूँ तो 50% चांस है, पहले 25% था कि सही हो सकता, अब हो गए 50%। अब देखिए अगर आपको और कुछ नहीं पता, ऐसे जनरल ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिसको सबको पता होता है। फंडामेंटल राइट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो फंडामेंटल राइट्स आपको पता होना चाहिए कहाँ से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स अगर नहीं पता है तो अभी जब मैं से बोल रहा था कि जैसे साम्यवाद में ड्यूटी पे जोड़ दिया था, उसी तरह से आपको पूंजीवाद जहाँ पे लिबर्टी की बात आती है, डेमोक्रेसी की बात आती है, वहाँ पे राइट्स पे जोड़ दिया जाता है। राइट पे आपका फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स को आप ए को मिलाओगे, ये यूएसएसआर से, ए को 3, ए का 3 इसमें नहीं है, अब ये काट दो, आपका ऑप्शन यहीं बचता है। ये आपका स्मार्ट गेसेस होता है साथियों, और एलिमिनेट करने का ये तरीका होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 63 नंबर। अब देखो, अब इसमें आपको देखो, इसमें आप कोई गेस नहीं कर सकते हो, इसमें आपका नॉलेज ही काम करेगा। अगर आपको एक, लेकिन हाँ एक भी पता है, जैसे अगर आपको अफ्रीकी संघ भी पता है कि 2002 में स्थापित हुआ था। अफ्रीकी संघ इस साल बहुत चर्चे में था जब इन्होंने G20 का सम्मेलन भारत में हो रहा था उस टाइम पे। आप देखोगे कि G20 में ये शामिल हुआ था अफ्रीकी संघ, तो उस टाइम में बहुत चर्चा में था, इसीलिए शायद ये क्वेश्चन भी पूछ दिया था सब जब जून वाला एग्जाम में। अगर आपको अफ्रीकी संघ पता है तो ये ठीक है, आसियान अगर नहीं पता है तो ये ठीक है। कोई भी अगर आपको एक चीज़ पता है तो आपको, जैसे सी का दूसरा देखोगे, सी का दूसरा एक ही में है, केवल एक ही में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अगर आपको अफ्रीकी संघ आसियान के बारे में बात करोगे, 1967 एक का, अगर आप सॉरी एक का तीसरा, हाँ आसियान का 1967 सही है। अगर आप एक का तीसरा देखोगे, अगर आपको ये भी पता होता तो आप एक का तीसरा एक ही में है, एक का तीसरा बाकी किसी में नहीं है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह आप देखिए साथियों, PYQ का मतलब ये नहीं कि आप केवल इसको देख लो। अगर आपको ये आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप इसको अपने कॉपी पर राइट डाउन करो। बाद में अगर किसी बुक में पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आप ध्यान दे के पढ़ो, आसियान का गठन कब हुआ था, अफ्रीकी संघ का, क्योंकि ये नहीं है कि ये एक बार पूछ दिया था अगली बार नहीं पूछे। हो सकता है कि आसियान और अफ्रीकी संघ रहे, आगे शाक दे दे, आगे कुछ और दे दे, तो दे ही सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। अगला देखो ये क्वेश्चन, हाँ, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल की समीक्षा के लिए जनता पार्टी सरकार के द्वारा गठित की गई समिति निम्नलिखित में से कौन सी है, ये कह रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आप गलती करके आओगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको, एक तो आप यहाँ से आंसर, चलो ठीक है यहाँ से कर लिए आंसर आप, अगर आपको पता है तो। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को देखिए, साथ ही आपको और क्या काम करना होगा। देखिए अगर आप थोड़ा सा भी स्मार्ट वहाँ पे गेस करोगे तो ज़्यादातर पंचायती राज जितना भी देखोगे, अशोक मेहता समिति या बलवंत राय मेहता समिति जो हो गया, सब जो भी 6-7 समितियाँ गठित करी गई थी, उसमें इस सब का नाम आपको जल्दी से किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। जो भी आप देखोगे वो 1985-86 तक 6-7 समितियाँ गठित कर दी गई थी। आप उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तैयार करिए, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तैयार करिए, ताकि क्या आगे अगर ये पूछा होगा कि जनता पार्टी के द्वारा सरकार कब कब बनाई गई थी, कौन सी समिति बनाई गई थी, तो अगले में ये पूछ सकता है कि बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जो भी है थंगुन समिति, सबको दे दे, सबको, और बोल दे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शायद ये कौन सबसे पहले कौन सबसे बाद। तो PYQ का मतलब ये है कि अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको ये याद रखना होगा। अगर पंचायती राज संस्था में ये पूछ दिया समिति के बारे में, तो 6-7 समिति जो भी है उसको आप लाइन से याद करिए कि इसका समिति ये हुआ था, इसका ये हुआ था, इस समय ये हुआ था, उसको आपको याद करना होगा। यही तरीका है साथियों PYQ का एनालाइज करने का।
चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आरटीआई 2005 आपको याद होगा। अब साथियों देखिए, आरटीआई लाया ही इसलिए गया था कि ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया था। आपको इतना याद होना चाहिए। अगर आप इतना भी पता है आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन किस लिए लाया गया था, अगर आरटीआई आपको पता है तो देखिए आपको करना कुछ नहीं, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सूचना का अधिकार निम्नांकित के कारण लोकतंत्र को सुदृढ़ करना। एक बार याद रखिए कि सूचना का जो अधिकार ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया था, इतना आपको याद होना चाहिए। बाकी कह रहा है कि निम्नांकित के कारण लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण का साधन है। मतलब क्या रीजन है कि आरटीआई जो है लोकतंत्र डेमोक्रेसी को मजबूत किया है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो आप ये देखिए, पहली बात, अगर आप डेमोक्रेसी के क्या चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, है ना, जवाबदेही होनी चाहिए। आप ये देखिए इसमें एक जैसे खुलापन होना चाहिए, खुलापन, ओपननेस बोल रहा है, आपको नहीं पता, चलिए ठीक है, इसको नहीं पता तो इसको अभी स्टॉप, इसको रोक के रखिए। गोपनीयता अक्षुण्ण रखना, चलिए ठीक है, ये भी आपको नहीं पता है कि मेंटेनिंग सेक्रेसी की बात कर रहा है, नहीं पता है, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है, पारदर्शिता की बात कर रहा है, ये होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये होना ही चाहिए, क्योंकि ये अगर आरटीआई की बात करें तो पारदर्शिता चाहिए ही चाहिए, पारदर्शिता के ही लिए लाया गया था। अब आप ये देखोगे कि सी होना चाहिए, ये दो के बारे में मुझे नहीं पता है, सी होना चाहिए। किसी कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें सी नहीं है? हाँ है, इसमें सी नहीं है, तो सी अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि सुदृढ़ीकरण की बात कर रहा है। अगर पारदर्शिता होनी चाहिए तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। दूसरा देखो, नौकरशाही लाल फीताशाही, अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज होगा तो आप ये जान सकते हो कि डी तो ऑप्शन में नहीं हो सकता है, डी नहीं हो सकता है, सी हो सकता है। डी क्योंकि लाल फीताशाही अगर रहेगा तो फिर तो उसमें पारदर्शिता की बात ही नहीं आएगी, तो डी नहीं होना चाहिए। तो डी नहीं होगा तो ये ऑप्शन आप काट दो क्योंकि इसमें डी हुआ है। चलो अभी भी आप फंस रहे हो दो ऑप्शन में, ए सी ई और ए बी सी। जहाँ पारदर्शिता होनी चाहिए वहाँ जवाबदेहिता भी होनी चाहिए, जवाबदेही होगा तभी लोकतंत्र को आरटीआई जो हो, अगर जवाबदेही नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा तो फिर आप सुदृढ़ लोकतंत्र को आप मजबूत नहीं कर सकते हैं। तो अब आप देखोगे, ये हमको दो नहीं पता है, मान के चलो कि नहीं पता, हमको ये पता है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, लाल फीताशाही नहीं होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, सी और ई होना चाहिए। सी और ई एक ही ऑप्शन है जिसमें सी और ई है। अब देखो मुझे ये इसके बारे में नहीं पता, ये समझ में भी नहीं आ रहा था, ओपननेस, मेंटेनेंस, एक्यूरेसी नहीं समझ में आ रहा था, पर मैंने इसका आंसर गेस कर दिया, यहाँ तक पहुँच गया। ये होता है स्मार्ट तरीके से आप आंसर को टिक कर रहे हैं, गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएगा। साथियों अगर इस तरह से आप कर रहे हैं तो उम्मीद करिए कि आप 75-80 हमेशा अपने सब्जेक्ट में करके आइएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को बहुमत के अत्याचार के रूप में वर्णित किया? ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को आप गेस नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपको पता ही होना चाहिए कि किसने किया था, एलेक्स डी टाकविले ने किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये फैक्ट क्वेश्चन है। मैं केवल उसी क्वेश्चन पे जोर दे रहा हूँ जो आप कर सकते हैं, नहीं भी आ रहा है तो भी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, ये भी आपको देखिए, ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे दिया है और आपको सजाना होगा। अगर आप नहीं सजा पाइएगा, आपको नहीं पता होगा, ये आपको याद रखना होगा। हालांकि ये मुझे लगता है कि बहुत यूजीसी ने 2-4 क्वेश्चन उस साल जो दिया था, जिसमें 16 जून को जो 18 जून को जो एग्ज़ाम हो रहा था, तो उसमें बहुत सारा क्रोनोलॉजिकल सीजीआई दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो क्या बोलते हैं, चीफ इलेक्शन जो है उसका दे दिया था। फिर आप देखिएगा कि लोकसभा स्पीकर जो होते हैं उनका दे दिया था, लोकसभा स्पीकर का दे दिया था, और भी राष्ट्रपति का दे दिया था। इस तरह से मैंने 10 क्वेश्चन केवल क्रोनोलॉजिकल बेस पे दे दिया था, जो कि नहीं देना चाहिए था, इतना अंदर तक डीप तक कोई नहीं याद रख सकता, पर इन्होंने दिया था और मुझे नहीं पता दोस्तों, मैंने गेस किया था और सही हुआ था। तो आपको इसको याद रखना चाहिए। अब आप ये कर सकते हैं कि जब एक बार ये पूछ दिया 10 क्वेश्चन के आसपास, तो 10 क्वेश्चन तो हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर हम 90 क्वेश्चन में फाइट करें तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, तो आप 90 क्वेश्चन में फाइट नहीं कर सकते। तो आप एक काम करिए, जो भी है सीजीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, फिर का लोकसभा स्पीकर है, लोकसभा स्पीकर इसको, फिर पीएम जो है, जो भी पीएम है, प्रेसिडेंट है उनको, वाइस प्रेसिडेंट है उनको, इन सबको एक लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बना के आप एक दीवार पे अपने जहाँ पे आप स्टडी रूम है आपका वहाँ पे रख लीजिए। एक नज़र सब देखते रहिए कौन किसके बाद कौन आता है। हालांकि पॉसिबल तो नहीं है, हाँ इसके साथ एक और है, यूएनओ का जो सेक्रेटरी है उसको भी, यूएनओ का जो सेक्रेटरी है उनका भी एक लिस्ट बनाइए, क्योंकि वो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप अगर बना, जैसे कि इसी बार पूछ दिया था शायद, सार्क का जो
चेयरपर्सन जो चेयरमैन है वो कब से कब कौन कौन कब से कम ऐसे शाखा या किसी संस्था का दे दिया था, जो कि उतना इम्पॉसिबल है कि वो एग्जैक्ट डेट दिए थे, एग्जैक्ट जो है डेट दे दिया था, वो नहीं हो सकता है। पर हाँ, आप ये कर सकते हैं CGI, EFC, ECI, लोकसभा स्पीकर, PM, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इस तरह से वेनो का जो सेक्रेटरी है उनको आप इस तरह से आप कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आप उससे अगर आ रहा है तो बाहर नहीं जाएगा, वो आप पकड़ सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन आप जब देखिएगा, यद्यपि मैंने ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता था और मैंने ये क्वेश्चन गलती क्योंकि मुझे गेस करना था, तो मैंने गलती करके आया था। कह रहा है कि अधिकारों पर बहुत अधिक बल दिया गया है और दायित्व पर बहुत कम जोर दिया गया है। यदि दायित्व का निर्वहन दृढ़तापूर्वक किया गया होता तो अधिकार स्वयं ही उन्हें निःसृत कर दिया होते। ये कह रहा है, उपरोक्त कथन किसका है? हाँ, तो साथियों ये निःसृत करने की बात करते हैं, अधिकार स्वयं ही उनसे निश्चित होता। ये क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन को मैंने भी गलती किया था, पर मुझे एक्चुअल में आइडिया नहीं था, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो गलती कर हो ही जाता। देखिए दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। पहली बात यह है कि ये अधिकारों की बात करता है, दायित्वों की बात करता है, जो कि कबीर किसी भी एंगल से यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि कबीर तो बहुत मेडाइवल इंडिया के आसपास के कवि रहे हुए हैं, तो ये तो आएगा नहीं। ई रामास्वामी की बात करूँ मैं, रामास्वामी पेरियार की बात करूँ तो ये भी नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नहीं हो सकते हैं, ये आप इनका हिस्ट्री आप देखिएगा उधर ये जाते हैं, ये सब बात नहीं करते हैं। दो ऑप्शन बच रहा था मेरे पास, जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी। मैंने इसमें गलती किया था, पर इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है वो जवाहरलाल नेहरू होगा। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत टफ था साथियों, अगर आप इसको आप इसका ये सेंटेंस याद नहीं रखे हुए कि ये नेहरू का है तो आप क्वेश्चन गलती कर सकते हैं, पर ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। 69 की बात करूँ तो ये भी एकदम ही ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको नाम याद है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1870, ये देखिए ये आप हिस्ट्री में पढ़े होइएगा। तो ये पुस्तक का नाम किसका है? बीडी सावरकर की पुस्तक है। इसमें आपको देखना ही याद ही करना होगा, कोई नहीं है। 70वीं क्वेश्चन देखते हैं, सप्तांग थ्योरी जो है साथियों, सप्तांग थ्योरी किसने दिया था? तो आप इसमें आप देखिए, सप्तांग थ्योरी थॉमस हॉब्स की बात नहीं करता है, जॉन लॉक नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये कल्हड़ तो हो ही नहीं सकता है। एक ही है, ये आपको याद रखना होगा कि कौटिल्य का बेसिक थ्योरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है ये। जो भी कौटिल्य के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है वो सप्तांग थ्योरी जानता है कि कौटिल्य ने सप्तांग थ्योरी दिया था। ये हुआ आज का। आप देखिए हम लोग 10 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस किए हैं, इसका आगे हम कल डिस्कस करेंगे। 2 दिन में मिलकर साथियों हम 70 तक आए हैं 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हुए। आप ये देख पा रहे होइएगा कि आज जो क्वेश्चन, एक ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, पर यहाँ ये भी फैक्ट है। आप ये देखिए, ये भी फैक्ट ही है साथियों, ये भी आपको पता नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे आप लॉजिक लगा के इसको सॉल्व कर सकते थे। एक 65 नंबर क्वेश्चन जो है ये आप कर सकते थे। दूसरा क्या है? दूसरा आप इसमें अगर एक पता है तो ये कर सकते थे 63 नंबर। साथ ही अगर आप ये आपको एक भी इसमें पता है तो 62 नंबर क्वेश्चन कर सकते थे। यानी कि तीनों क्वेश्चन आप अगर आप बेसिक नॉलेज आपके पास हो, थोड़ा सा आप अपने आप को एग्जाम में शांतिपूर्वक बना के रखे तो आप ये कर सकते थे 3 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ साथियों आज का ये सीरीज जो है आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे, जहाँ 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं अब कल से हम कोशिश करेंगे कि 20 क्वेश्चन एक दिन में हम डिस्कस करें, और ये डिस्कशन जारी रहेगा साथियों। अगर आप पॉलिटिकल साइंस का जल्दी हम सब्जेक्ट में सिलेबस भी स्टार्ट कर रहे हैं, सिलेबस हम यूनिट 1 थिंकर से स्टार्ट करेंगे साथियों, सॉरी थियरी से स्टार्ट करेंगे, थियरी थिंकर से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके हम सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए, कोई एक PYQ का बुक मंगाइए, PYQ का बुक मंगाइए और उसको अच्छे से एनालाइज करिए जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। आप इस चैनल से जुड़ के इसका PYQ का यहाँ पे जो जिस तरह से लॉजिक मैं लगा रहा हूँ 20 क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, कल 4 क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन इस लॉजिक बेस पे आपको सही कर सकते थे, यानी कि 8 क्वेश्चन, 20 में 8 क्वेश्चन कर सकते थे, 20 में 8 क्वेश्चन कर सकते थे। तो आप सोचिए कि आप कितना कर सकते हैं 100 में। अच्छा खासा क्वेश्चन, लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास 40% बन रहे हैं, ये कर सकते हैं आप। इस तरह से साथियों आप PYQ को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो PYQ पे ध्यान दीजिए और इस सीरीज को आप फॉलो करिए। आप कमेंट करके बताइए, और
साथ ही वीडियो को लाइक करें और जो भी आपके दोस्त है पॉलिटिकल साइंस का से प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी का, उनको शेयर कर सकते हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बुक जो है, निम्नलिखित में से कौन सी बुक किताबें राजनैतिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है। पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करता है साथियों, पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करता है। तो आप एक बात बताइए, जब आप जैसे हम क्लास भी चला रहे हैं आप उसको भी आप फॉलो करिए, उसमें देखिएगा जब हम पढ़ेंगे तब कि मार्गेनथाउ जो है वो यथार्थवाद की बात करता है और यथार्थवाद के जनक को ही मार्गेनथाउ को ही बोलते हैं। और मार्गेनथाउ जो है पॉलिटिक्स एमंग नेशन, इसकी जो बुक है ये यथार्थवाद के बारे में नहीं, राज्य की शक्ति के बारे में बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में बात करता है, इस तरह की बात करता है, ना कि पॉलिटिक्स एमंग नेशन में ये किसी भी तरीके से इकोनॉमी की बात करता है। अब देखिए, जब ए को हटा देंगे हम, क्योंकि ए तो होगा नहीं, तो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है बी। देखिए कितना आसानी से हम इसको कर सकते हैं। अगर हमको एक भी पता है, हमको बाकी सब ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, केवल अगर एक हमको पता है तब आसानी से इसका आंसर टिक कर सकते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था साथियों, और टफनेस की वजह से ये क्वेश्चन गलती हुआ था, बहुतों गलती हुआ था, तो आप देखिएगा। एक सेकंड। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरणों को उनके गठन के अनुसार काल क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन सबसे पहले होता है, कौन सबसे बाद होता है। देखिए इसका अगर आपको पता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर नहीं पता है तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट्स पे लिख लीजिए अपने और इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर एक बार पूछा है तो ये दोबारा पूछ सकता है। तो आपको देखना होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आंसर सही है। तो देखिए, अगर हम गोदावरी की बात करें, गोदावरी वाटर डिस्प्यूट की बात करते हैं, गोदावरी जो वाटर डिस्प्यूट है ये होता है 1969 में। 1969 में गोदावरी वाटर डिस्प्यूट जो ये अधिकरण जो ट्रिब्यूनल जो गठन होता है 1969 में होता है। उसी तरह से रावी ब्यास की बात करते हैं, रावी ब्यास जो ट्रिब्यूनल है ये होता है 1986 में। ये कब होता है, 1986 में होता है। सबसे जो नया जो है सबसे, ये महानदी है, महानदी जल विवाद अधिकरण जो है ये 2018 के आसपास गठन, 2018 में गठन होता है इसका, 2018 में गठन होता है। कावेरी की बात, अगर आप, कावेरी तो बहुत फेमस आप जानते हो, कावेरी 90 के दशक में होता है, मतलब 1990 में होता है। और महादाई की बात करते हैं, महादाई जो है 2010 में होता है। अब आप इसको सजा सकते हैं, पहले सबसे पहले ये होना चाहिए। देखिए अगर आपको, जैसे अगर आपको पता होता, इतना भी पता होता है कि सबसे नवीनतम कौन सा है, तो सबसे नवीनतम अगर अगर आप जैसे बी अगर पता होता है कि महानदी जल विवाद अधिकरण जो सबसे नवीनतम है 2018 में गठन किया था, अब दो को एलिमिनेट कर सकते थे, ये और ये, क्योंकि लास्ट में बी को रखना है हमको, हमारे पास दो है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको ये भी पता होगा कि सबसे पहला कौन है तो भी फंसते हैं आप, क्योंकि थोड़ा सा यूजीसी ने यहाँ पे ट्विस्ट किया है, दोनों में ये दिया हुआ है। लेकिन जब आप इसको सजाइएगा तो सबसे पहले ए होगा, ए के बाद से आप देखिएगा सी, ए के बाद से सी कहाँ है, इसमें है, फिर सी के बाद से डी होगा, फिर डी के बाद से ई होगा और ई के बाद से बी होगा, यानी कि ऑप्शन जो है ये सही होगा। आप इसको लिख लीजिएगा साथियों और इसको याद कर लीजिएगा। मीनोब्रुक सम्मेलन जो होता है, देखिए साथियों आपको ये चीज़ें याद रखना होगा, ये किसी भी कंसेप्ट पर आधारित नहीं है, जैसे फैक्ट है, पूरा ही फैक्ट है। मीनोब्रुक सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो पहला जो होता है 1968 में होता है, दूसरा 20 वर्ष इसमें ऐड कर लीजिए, यानी कि 88 में चले जाइए, और तीसरा जो होता है 2008 में 20 वर्ष और ऐड कर लीजिए, तीसरा हो गया। बाद में जो हम पढ़ेंगे पूरा सिलेबस जो हम चला रहे हैं उसमें आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे मीनोब्रुक 1 किससे संबंधित है, इसका अध्यक्षता किसने की थी, मीनोब्रुक 2 जो है वो किससे संबंधित है और किसने अध्यक्षता, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इसको देखेंगे। तो वहाँ पे वेट करिए आप, अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि मीनोब्रुक, अभी इस बार हमको लगता है कि अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ था 6 जनवरी को, जिसका कट ऑफ अभी हम लोग एनालाइज कर रहे थे, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मीनोब्रुक 2 के बारे में पूछा हुआ या मीनोब्रुक 1 के बारे में, शायद 2 के बारे में पूछा हुआ था, 2 कब हुआ था, ये जनरली पूछते रहता हमेशा, तो आप इसको याद रखिए। पहला 68, दूसरा 88 और तीसरा 2008। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट जो है साथियों, ये देखिए ये पूछा 6 जनवरी को एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा है, ये 6 जनवरी को अभी एग्जाम हुआ, 6 जनवरी 2025 को, उसमें पूछा ये, हालांकि उसमें ऑप्शन के रूप में था। तो इसका मैरी पार्कर फॉलेट नहीं होगा, इसका होगा पीटर ड्रकर, इसका लेखक है। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, इसका लेखक कौन है, पीटर ड्रकर है। आगे देखिए 76वीं क्वेश्चन की बात करता है, ये भी देखिए थोड़ा सा चीज़ क्या है साथियों, अगर आपको एक भी पता हो, जैसे मुझे एक पता था मैंने तुरंत ही मिला लिया था, ये जब हम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, ये आपको याद रखना होगा। संगठनों, देखिए ये अभिगम दे दिया है और ये प्रस्तावक दे दिया है, तो अप्रोचेज और इसका प्रोप्रज जो होता है वो दे दिया है, प्रपोजर जो है वो दे दिया है। आप देखिए तो इसमें मानवीय संगठन की, जब जहाँ भी संगठनों में मानवीय उपागम की बात आती है, आप इतना याद रखिए, एक याद रखिएगा हमेशा, उसमें एल्टन मेयो आएगा।
उसमें एल्टन मेयो आएगा। अगर आपको इतना भी याद रखें, तब देखिए ए का चौथा नंबर एक से ही आंसर मिल रहा था कि ए का चौथा किसी में भी नहीं था, तो ये समय नहीं लगा था इसको करने में। बाकी ए का चौथा, बी का तीसरा है, बी का जो है तीसरा हर्बर्ट साइमन या हर्बर्ट सिमोन जिसको बोलते हुए हैं। अगला देखिए ये सी का जो है वो पहला है, चेस्टर बर्नार्ड है, और आत्मसिद्धि की बात करता है अब्राहम मैस्लो की बात करता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब ये 5 प्रकार का हम बात करेंगे साथियों, उसमें फिजिकल नीड होता है, मेंटल नीड, इस तरह से जो अब्राहम मैस्लो एक पिरामिड देता है जिसको 5 भागों में बांटता है इस तरह से करके। तो आगे हम देखेंगे तो उसको पढ़ेंगे अच्छे से। अभी तक आप इतना याद रखिए कि अगर आपको ये भी पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन जो है। आज हम टारगेट रख रहे हैं साथियों के 20 क्वेश्चन को डिस्क्राइब करें बढ़िया से। तो देखिए कहाँ तक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉन मेंडन कीन्स ने पूंजीवादी अर्थशास्त्र की आलोचना की। ये देखिए, ये कह रहा है कीन्स जो था वो पूंजीवादी अर्थशास्त्र की आलोचना की, क्यों की, क्यों किया है। देखिए अगले इसमें तो पहला ये कह रहा है कि इसके कारण वर्ष 1930 के दशक में आर्थिक मंदी आई थी, बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई, बाजार ताकतों यानी कि शक्तियों ने मजदूरी दर घटाई, माल एवं सेवा के मांग में कमी आई थी, माल एवं सेवा के लिए मांग में कमी आई थी। आगे कह रहा है इससे सर्वत्र समृद्धि एवं प्रसन्नता का प्रादुर्भाव हुआ। अब देखिए आपको इसमें एक चीज़ ध्यान देना होगा, यहाँ पे ध्यान देने योग्य चीज़ है साथियों। आप एक बात बताइए, एक बेसिक चीज़ लगाइए, बेसिक आइडिया लगाइए। कोई भी इंसान किसी भी विचारधारा का क्रिटिसाइज करता है, क्रिटिसाइज इसलिए करेगा क्योंकि सर्वत्र समृद्धि और प्रसन्नता का प्रादुर्भाव हुआ। आप सोचिए, हम किसी विचारधारा का इसीलिए क्रिटिसाइज करें, इस आधार पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं क्या कि ये विचारधारा सबके जीवन में समृद्धि ला रहा है, सुख ला रहा है? नहीं कर सकते ना। तो आप ई को काटिए, ई को काटिए, आंसर तक अपने आप पहुंच जाइएगा। इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, और इसमें भी है, इसका आंसर बी होगा, सॉरी तीसरा होगा इसका आंसर। देखिए बेसिक चीज़ है एकदम, आपको कोई भी चीज़ नहीं पता है, आप आप केवल इतना कर लीजिए कि आप इतना ये विचारधारा के कोई भी आलोचना नहीं कर सकता है, आप अपने कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए 78वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन जो है, पॉलिटिकल पार्टीज अ सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ ओलिगार्कियल टेंडेंसी ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये किसकी पुस्तक है? तो रॉबर्ट मिशेल की पुस्तक है, ये आपको याद रखना होगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि राजनीतिक घटनाएं और उसका वर्ष दिया हुआ है, सरकारी आयोग, ये सब दिया हुआ है कि कब कौन सा गठन किया गया था। साथियों तो आपको अगर ये याद है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं याद है तो आपको इसको याद करना ही होगा, इसमें कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आपको इसको जो चीज़ देखिए, जो चीज़ें फैक्ट बेस्ड उसे आपको याद रखना ही होगा साथियों। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ें थोड़ा सा डाउट भी लगा, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करें हम, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार आप जानते हैं कि 84 के आसपास होता है। अब एक सेकंड रुकिए, हाँ ठीक है साथियों, पंछी आयोग रिपोर्ट की बात करता है, ये 2010 की है, यानी कि सी का जो है वो तीसरा होगा। सी का तीसरा, एक ही में ऑप्शन देखिए, अगर आपको एक भी याद है इसमें तो आप कर सकते हैं। सी का तीसरा अगर याद है तो आपका आंसर ये हो जाएगा, 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ए का है 1969, ऑपरेशन ब्लू स्टार जब ये बात करता है तो बी का जो है, बी का है दूसरा, यानी कि ये 84 हो जाएगा। और ये सरकारी आयोग की बात करता है तो ये ऊपर से 87 से 88 हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। आगे देखिए साथियों, आगे कह रहा है कि पंचायती राज संस्था से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम, ये देखिए मैं कल भी आपको बोल रहा था, जब पंचायती राज के बारे में शायद परसों के वीडियो में सीरीज 1 में 10 क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे बोले थे पंचायती राज जब भी आए तो आप उसको जो 6-7 जो आज समिति गठित करी गई थी कमेटी, उसका जो है वो आपको उसका जो कालक्रम जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए दे दिया जाता है, तो आपको उसको याद रखना होगा। तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं साथियों, कब कौन गठित किया गया था, अगर आपको थोड़ा भी अनुमान होगा तो आप इसको कर सकते हैं। इसका जो है ये 3 नंबर, पहले बी नंबर आएगा, उसको भी आप याद रखिए। हालांकि ये अलग अलग चीज़ें समितियों के बारे में बात करता, पर उसको भी जैसे अशोक मेहता समिति हो गया, अ, इस तरह से जो बलवंत राय मेहता समिति होगी उसका भी कार्यकाल आपको याद रखना होगा। इसका आंसर देखिए बी सबसे पहले हो जाएगा, फिर इस तरह से डी, फिर ई, फिर ए, फिर सी हो जाएगा इस तरीके से। देखिए साथी, इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना होगा, और वो ये है कि ये क्वेश्चन सपोज कीजिए आपको बिल्कुल भी याद नहीं है, आपको नहीं पता है कि क्या कह रहा है, पर आप एक बात बताइए, किसी प्रॉब्लम का जब सॉल्यूशन हम ढूंढने जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे आप ये सोचिए, और सबसे आखिरी में क्या करेंगे ये सोचिए। इसमें कह रहा है कि पंचायतों और सहकारी समितियों का कार्यकारी समूह न्याय पंचायतों की अध्ययन टीम
न्याय पंचायतों की अध्ययन टीम, पंचायती राज निर्वाचन संबंधी समिति, आयकर पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों की समिति, सामुदायिक विकास और पंचायती राज समिति। आपको नहीं लगता कि सबसे पहले हम अध्ययन एक टीम बनाएंगे जो चीज़ प्रॉब्लम जो होगा उसको उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए? तो सबसे पहले आप अध्ययन टीम को रखेंगे, जैसे कि ये बी नंबर। उसके बाद देखिए वो अध्ययन टीम अगर हम बना देते हैं तो क्या करेगी, निरीक्षण करेगी, परीक्षण करेगी केंद्रों की। तो उसके बाद से आप देखिए डी नंबर अपने आप आपके पास नहीं आ रहा है आंसर निकल कर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं साथियों। और यही कॉमन सेंस लगा के मैंने भी इस क्वेश्चन को किया था। आप भी ये कॉमन सेंस लगा के कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 81 पे चलते हैं हम। तो आगे देखिए 81 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि उदारवाद निम्नांकित में से कौन संबंधित है, उदारवाद निम्नांकित में से कौन संबंधित है। आप देखिए उदारवाद के बारे में अगर आपको आप बेसिक पॉलिटिकल नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए उदारवाद क्या करता है। हालांकि हम लोग जो स्टार्ट किए हैं वीडियो साथियों अभी पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस है, उसमें एक टॉपिक उदारवाद हम लोग पढ़ लिए हैं। आप उस वीडियो को नहीं देखते जाके देखिए पहले, क्योंकि उदारवाद को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ मैं। उदारवाद क्या कहता है, उदारवाद में लिमिटेड गवर्नमेंट की बात होती है, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात होती है, राइट की बात करता है उदारवाद, व्यक्तियों को राइट्स देता है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि औद्योगिकृत पश्चिम की विचारधारा है, औद्योगिकृत पश्चिम की विचारधारा है, ठीक है। ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दीजिए इसको। आगे देखिए अहस्तक्षेप के गुणों की वकालत करता है, ये भी हमको नहीं समझ में आ रहा उतना, इसको भी छोड़ते हैं, ठीक है। उदयीमान औद्योगिक शक्तियों की आकांक्षाओं को, ये भी हमको नहीं समझ में आ रहा है, चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। कह रहा है कि उदारवाद और साम्यवाद निकट से संबंधित हैं। आप ये बताइए उदारवाद तो अपोजिट विचारधारा है साम्यवाद के, समाजवाद के। उदारवाद जहाँ राइट्स की बात करता है, व्यक्तियों की राइट्स की बात करता है, स्टेट को लिमिटेड करने की बात करता है, वहीं पे समाजवाद या साम्यवाद जो है वो राज्यों को शक्ति देता है, व्यक्तियों के अधिकार का हनन करता है। ये दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं, ये तो वही होगा पूरब डायरेक्शन पश्चिम के साथ मिल रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर इसको हटा देते हैं यानी कि डी नंबर नहीं हो सकता है किसी भी तरह से। ये भी हमको नहीं पता है कि उदारवाद का प्रमुख चिंतक लॉक है, अगर ये भी नहीं पता है तो छोड़ दीजिए इसको भी। पर एक हटा दीजिए आप, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, यानी कि एक से ही आपका आंसर निकल गया। आपको अगर आपको आता है तो अच्छी चीज़ है, नहीं आता तो देखिए कितना बढ़िया एलिमिनेट करके हम इसका आंसर निकाल रहे हैं। अगला देखिए 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये साथियों फैक्ट क्वेश्चन था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ है। तो आप जो संविधान के भाग 4 में आप जानते हैं डीपीएससी में दिया गया है। पॉलिटिकल साइंस का ये पीवाईक्यू है यूजीसी नेट का, और इससे हम एनालाइज करते हैं कि कैसे 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करें जितना हम करने जा रहे थे एग्ज़ाम में। आप बिलीव करिए, आप एक बार पूरा सीरीज देखिए और आप एग्ज़ाम में जाकर बैठिएगा तो आपको फील होगा कि जितना हम पिछली बार किए थे उससे हम 20 क्वेश्चन केवल अपने सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा कर रहे हैं। अगर आप ये अपने एग्ज़ाम देते टाइम पे ये मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ वो अप्लाई कर रहे हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं जीतन स्वागत करता हूँ आपका एग्ज़ाम डेस्टिनेशन पे। साथियों अगर नए हैं आप चैनल पे तो इससे जुड़ जाइए, क्योंकि इस पे हम पूरा यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस पढ़ाने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। 83 नंबर क्वेश्चन हम 82 नंबर तक देखे थे, 83 नंबर ये है। 83 नंबर में आपको देखिए कुछ बुक का नाम दे दिया है और कुछ ऑथर दे दिया है, और पूछ रहा है कि इसके कौन किसके द्वारा लिखा गया है, ये जो बुक लिखा गया है। इसमें 4 बुक का नाम है द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी, इस तरह से। दूसरा आप देख पाइए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न स्टोन ऑफ ए नेशन, और तीसरा है द ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, चौथा है कश्मीर स्टडी इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। ये बुक है, और इधर जो इसका ऑथर है यानी कि बुक का लेखक जो है उनका नाम दिया हुआ है। साथियों अब देखिए अगर आप ये, हालांकि ये क्वेश्चन मुझसे गलती हो गया था पर क्योंकि मुझे नहीं पता था, लेकिन अगर आप एक को भी अगर आप मिलाते हैं, जैसे कि अब ये बड़ा फेमस बुक है, जब मैं दोबारा अपने आके सिलेबस देखा तो ये बड़ा फेमस बुक है द ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया। ये जो बुक है ये बीपी मेनन का बहुत ही फेमस बुक है। अगर मुझे एक भी याद रहता तो मैं एक को सी को जो है एक से मिलाता, और सी को एक से देखिए C2 C3 C4 एंड C1, यानी कि एक ही ऑप्शन ये होता ये। बाकी आप अगर आप इसको आपको नहीं पता था आप अपने नोट्स में इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे ये जो बुक है द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी, ये जो है ये बी शिवाराव की बुक है। इसके बाद से आप देखिएगा ये दूसरी जो बुक है ये है ग्रेनविल ऑस्टिन की बुक है, और तीसरी जो कश्मीर स्टडी इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस जो बुक है ये शिशिर के गुप्ता की बुक है। इस तरीके से आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर लिए साथियों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए ये भी फैक्ट ही है, और आपको बेसिक चीज़ें ये सब कोई को पता होता है कि ये जो क्यूबा संकट है ये
मैक्सिमम लोगों को पता है। जब हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के बारे में तो देखेंगे शीत युद्ध के समय कैसे 1962 ईस्वी में क्यूबा संकट आता है, और एक को आप मिलाइएगा, अगर क्यूबा संकट को खाली आप वन से मिला दे रहे हैं, 1962 से मिला दे रहे हैं, तब देखिए बाकी सब अपने आप मिल जाता है। हालांकि ये सोवियत संघ का हमला जो होता है 1979 में होता है, अफगानिस्तान में सोवियत संघ हमला करता है साथियों। अगर आप वैसे केवल आप एक भी आपको पता है कि 1962 में ये फेमस चीज़ है, ये फेमस घटना है क्यूबा मिसाइल संकट जो है, क्योंकि रसिया जो है क्यूबा एक स्टेट है जो अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास एक स्टेट है, एक राज्य है, सॉरी राज्य यहाँ कहने का मतलब एक स्टेट कहने का मतलब एक देश है। आप क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में देश को ही राज्य बोला जाता है, तो एक देश है और रसिया यहाँ पे है। तो रसिया जो था वो यहाँ पे क्यूबा में अपना मिसाइल तैनात कर रहा था, इसी को क्यूबा संकट इसको बोलते हैं। हालांकि जब हम शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छे से इसका विश्लेषण करेंगे। अगर आप सी का एक मिला रहे हैं तो सी का एक देखिए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें एक ही है जिसमें सी का एक है, यानी कि ऑप्शन यही होगा। बाकी आप देख लीजिएगा इसमें कौन क्या है, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी होगी साथियों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सी, एकदम सिंपल है। बिहार का अगर कोई विद्यार्थी होगा तो वो बिल्कुल ही गलती नहीं करेगा, क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री है और ये राज्य दिया हुआ है कर्पूरी ठाकुर। आप जानते हैं, बड़ा ही फेमस नाम है कर्पूरी ठाकुर का बिहार से, और केवल इनका बिहार से आप मिला के देखिए, अपने आप आंसर तक पहुंच जाइएगा। ए का तीसरा एक ही में है और एक ही आंसर होगा इसका। साथियों यूजीसी यूपीएससी के एग्जाम की तरह नहीं है कि आपको एक ऑप्शन अगर नहीं पता था, क्योंकि यूपीएससी में होता है आपको मैक्सिमम चारों या फिर आपको दो। अब तो जब आने लगा है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल तीन सही है, तो आपको चारों के चारों पता होना चाहिए। पर पहले जैसे कूट देता था वो, तो आप अगर एक पता है तो आप नहीं कर पाइएगा, अगर आपको दो या तीन पता है तो आप कर सकते थे। पर यूजीसी में ऐसा नहीं है, यूजीसी सिंपल देता है। अगर आपको एक भी पकड़ ले रहे हैं तो आप अपने आप मिला सकते हैं इसको, ये कूट दिया है तो आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। आप ये स्मार्ट गेस करना होगा आपको एग्जाम में बैठ के। इस तरीके से आगे देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन जो है 86 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए कुछ सिद्धांत हैं और उसके जो प्रतिपादक हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। कार्ल मार्क्स हैं, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर हैं, ड्वाइट वाल्डो है और फ्रांसिस लिंकर्ट हैं। साथियों इसमें आप एक बात आपको जानना होगा कि जब हम ये भी पढ़ेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे कि नवीन लोक प्रशासन जो है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये इसका जनक जो है वो ड्वाइट वाल्डो को बोला जाता है। देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा यूजीसी ने थोड़ा सा आपको यहाँ पे ट्विस्ट दिया है क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आपको एक पता है तो शायद आप नहीं कर पाइएगा। देखते हैं, अगर आपको जैसे कि मुझे ये पता था, जैसे मान के अगर आपको ये पता है कि वैज्ञानिक प्रबंधन जो है ये डब्ल्यू टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत दिया हुआ है। ये बड़ा ही फेमस सिद्धांत है साथियों सबके सब। अगर वैज्ञानिक प्रबंधन आपको पता है तो एक का दो एक ही में है, आप यहाँ से कर सकते थे। देखिए नवीन लोक प्रशासन, अगर आपको पता है कि ये नवीन लोक प्रशासन का जनक ड्वाइट वाल्डो को बोलते हैं, तो डी का तीसरा में देखिए, यहाँ पे अगर आपको केवल ये पता होता, जैसे नवीन लोक प्रशासन के बारे में पता होता, तो यहाँ पे डी का तीसरा यहाँ पे, डी का तीसरा यहाँ पे, तो शायद नहीं कर पाते। पर आपको एक से अधिक पता हो, या फिर अगर आपको ये पता है कि वैज्ञानिक प्रबंधन जो है वो डब्ल्यू टेलर का है, तो आप इससे आसानी से इसको कर सकते थे। इस तरीके से आपको स्मार्ट गेस वहाँ पे करना ही होगा। स्मार्ट अपना जो दिमाग है उसको शांत करके और स्मार्ट तरीके से एग्जाम में आपको प्रोग्रेस करना होगा। आगे देखते हैं नरेगा। ये देखिए साथियों एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आता है, अदरवाइज आपको गेस ही करना होगा। नरेगा जो है ये इसको कब इम्प्लीमेंट किया गया था, तो 2006 में। इसका आपको याद ही करना होगा, ये फैक्ट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये बॉर्डरलेस सीमा वर्ल्ड की बात करता है, बॉर्डरलेस वर्ल्ड की बात करता है। आगे कह रहा है कैनिची ओहामे का सीमा विहीन विश्व यानी कि बॉर्डरलेस वर्ल्ड का विचार निम्नलिखित के संदर्भ में है। यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन सपोज कीजिए आपको नहीं आता है, तो आप एक बताइए, जब ये बॉर्डरलेस की बात करता है यानी कि बॉर्डरलेस अगर वर्ल्ड की बात करा जाए, तो एक तरह से ग्लोबलाइजेशन का फीचर हो जाएगा, अगर ये ग्लोबलाइजेशन का फीचर हो जाएगा, तो ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे जब हम, बॉर्डरलेस वर्ल्ड की बात करेंगे, वर्ल्ड एक विलेज की तरह हम अगर लेंगे, वर्ल्ड को एक विलेज की तरह लेंगे, तो आप क्या करेंगे, सीमा विहीन राज्य जिसको बॉर्डरलेस वर्ल्ड बोल रहा है, तो आपको पता होगा ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है, तो एक यहाँ पे एक टर्म है ये वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, इसको आपको रखना ही पड़ेगा। जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे होइएगा। देखिए अगर आपको मन चले कि ये ऑप्शन नहीं पता है, ये नहीं पता है, ये भी नहीं पता है और ये भी नहीं पता है, एक पता है, ठीक है, वैश्वीकरण होगा क्योंकि बॉर्डरलेस वर्ल्ड की बात कर रहा है। चलिए हम वैश्वीकरण को लेते हैं, बाकी सबको हटाते हैं। सी ऑप्शन में होना चाहिए, इसमें ऑप्शन में सी है और इसमें ऑप्शन में सी है, बाकी दो एलिमिनेट कर सकते हैं हम आसानी से। अब देखिए दो एलिमिनेट कर सकते हैं तो सी तो कॉमन है, सी तो होगा ही। अब हमको डिसाइड करना है कि या डी सही होगा या ई सही होगा। जब हम डी में जाएंगे तो सर्वाधिकार की बात करता है ये,
सर्वाधिकार की बात करता है, टोटलिटेरियनिज्म की बात करता है, और जबकि ये है विश्व के अंतर संबंधिता की बात करता है। आप एक बात बताइए, कनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड ये बात करता है, और ये कह रहा है कि सी जो है, सी तो कॉमन है, ई है, ई में अंतर संबंधता की बात करता है, और डी में जो है सर्वाधिकार की बात करता है। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, वर्ल्ड को एक विलेज के रूप में देखते हैं, तो आपको पता होगा कि एक देश दूसरे देश से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। आज के वर्ल्ड में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, एक देश जो है, एक स्टेट दूसरे स्टेट से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है, यानी कि ये सर्वाधिकार की बात तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है। तो आप इसको काट सकते हैं, और यहाँ तक आप ई, सी और ई का पास जा सकते हैं। इस तरीके से साथियों आपको स्मार्ट गेस वहाँ पे करना ही होगा और एलिमिनेट करना ही होगा। अगर आप एलिमिनेशन प्रोसेस को नहीं अपनाते हैं तो आप बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही आप गलती करके आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कुछ लेखक यानी कि बुक्स हैं और कुछ लेखक का नाम दिया हुआ है। अगर आपको देखिए इन सब के बारे में आपको नहीं पता है, हालांकि सारे के सारे जो हैं, अभी जो थिंकर्स देख रहे हैं, जॉन रॉल्स देख रहे हैं, हन्ना अरेंट देख रहे हैं, प्लेटो देख रहे हैं, लॉक देख रहे हैं, सबको हम एक एक करके पढ़ना है मुझे, क्योंकि सबका हमारे सिलेबस में है, वो अलग ही है। बात यह है कि सब जो भी थिंकर्स हैं, इनका ये सब एक दूसरे का ये सबका ये जो है बड़ा ही फेमस बुक है। अगर आपको नहीं पता है, पता होना चाहिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पता होना चाहिए, नहीं पता है तो देखिए स्मार्ट गेस। अगर आपको प्लेटो का जो बुक है, ये तो आपको 100% पता होना चाहिए कि द लॉ जो है प्लेटो का बुक है। अगर आपको एक पता है, देखिए एक ही पता है, सी का चौथा होगा, तो सी का चौथा यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ भी नहीं है, यानी कि एक ही ऑप्शन है हमारे पास, एक से भी आप पता कर सकते थे। हालांकि ये जो चारों बुक है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तब अपने नोट्स में मेंशन करिए और इसको याद कर लीजिए साथियों, क्योंकि ये पूछ सकता है, फिर दोबारा पूछेगा। एक ऑप्शन भी लेकर अगला दूसरे एग्जाम में 3 ऑप्शन दूसरा दे देगा, एक ऑप्शन ये दे देगा, तो भी आप फंस सकते हैं। तो इसीलिए आप सबको एक बार अपनी कॉपी पर लिखिए और इसको याद करिए। आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए सर साथियों, 90 नंबर क्वेश्चन है कि संगठनात्मक जीवन के पहलू से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक जो है मेन हु मैनेज। जब हम ये भी जब हम पढ़ेंगे पूरा, जब सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, इस किताब के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो थियोरी है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये किसकी, ये बुक जो है ये किसकी कौन लिखा हुआ है, तो आपको देखिए ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना होगा। अगर याद नहीं है तो आप इसको अपने नोट्स में मेंशन करिए। ये है मेलविन डाल्टन का, एम डाल्टन का ये लिखा हुआ बुक है, मैन हु मैनेज। आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके कंसेप्ट के ऊपर आधारित है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, याद है तो आप 10 सेकंड में आंसर कर पाइएगा। अदरवाइज आप, अगर आपको बहुत अच्छे से आपको जानकारी नहीं है, फिर भी आप इसको कर सकते हैं एक कॉमन सेंस के रूप में। और कॉमन सेंस क्या है, देखिए यहाँ पे 5 प्रधानमंत्री का नाम दिया हुआ है, और 5 प्रधानमंत्री में आपको सजा देना है कि कौन कब किसका कार्यकाल कब हुआ, उनके कार्यकाल के अकॉर्डिंग आपको सजा देना है। तो आप देखिए इन 5 में आप जैसा कि जानते हैं कि हम एक को पहले नहीं रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल जो है वो लास्ट में आएगा और पहले नहीं आएगा ये, क्योंकि ये जो चंद्रशेखर विश्व प्रताप सिंह जो है, एच डी देवेगौड़ा है, और वीपी नरसिम्हा राव। अब आपको जब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, तो आपको 2-3 बातें मैं आपको बताता हूँ। पहला ये जो आपको बाद आगे हम डिस्कस करेंगे, जब हम गुजराल सिद्धांत जब यहाँ लाया गया था भारत में, गुजराल सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे हम। तो उस समय का प्रधानमंत्री जो थे वो देवेगौड़ा जी थे। फिर जब एक्ट जो अभी एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन गया है, इससे पहले जब लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करता था, तो वो पीएम पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में आया था। ये चीज़ आपको याद रखना, क्योंकि ये भी यूजीसी पूछती है क्वेश्चन ये। अगर आपको ये पता होगा तो इनका कार्यकाल जो है लगभग 96 के आसपास था, 96 के आसपास था। और लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट जो अभी हुआ है, लुक ईस्ट पॉलिसी जो हुआ करता था वो कब था, वो 92 में था, 92 में था। अगर आपको इतना याद होगा कि 92 में लुक ईस्ट पॉलिसी लाया गया था, जिस समय जिसका कार्यकाल पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में लाया गया था। चलिए इतना आपको याद है। इन दोनों के बारे में कार्यकाल आपको नहीं पता है, अगर पता है तो अच्छी चीज़ है, नहीं पता है, जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसका पर्पस यही है कि पता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता है उस समय हम कैसे क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, यही है साथियों। तो अब देखिए हम एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं कैसे, क्योंकि अटल जी का कार्यकाल को हम पहले नहीं रख सकते हैं, और इसमें सबसे पहले यही दिया हुआ है, तो हम इसको नहीं रख सकते हैं, ठीक है, इसको नहीं रख सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि ये 96 है और ये 92 है, इन दोनों से पहले अटल जी का कार्यकाल नहीं आना चाहिए।
ये 92 से पहले, जैसे ई नंबर जो ऑप्शन है 92 है, तो 92 से पहले अटल जी का कार्यकाल नहीं आना चाहिए। अब देखिए कि ई से पहले कहाँ कहाँ ए दे दिया है। ई से पहले यहाँ पे ए दिया है, ये नहीं होगा। ई से पहले अगर ये दिया है तो नहीं होगा। ई से पहले यहाँ पे भी ए दिया है, ये भी नहीं होगा। ई से पहले भी ये नहीं होगा। देखिए हमको इन दोनों का कार्यकाल नहीं पता था, फिर भी हम कितना स्मार्ट गेस किए, स्मार्ट तरीके से इसका आंसर तक पहुँचे। मुझे नहीं पता था कि अभी भी आप मुझसे पूछिएगा तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट इन पाँचों का कार्यकाल कब से कब हुआ करता है। मुझे दो घटनाएं पता है। पहला गुजराल सिद्धांत, गुजराल डॉक्ट्रिन जो लाया गया था वो, और दूसरा लुक ईस्ट पॉलिसी जो लाया गया था वो। ये दो घटनाएं पता है मुझे, और ये पता है कि अटल जी का जो कार्यकाल है इन दोनों के बाद ही आएगा। और इससे हम अपने आंसर तक पहुंच गए बहुत ही आसानी से। इस तरीके से आपको भी स्मार्ट गेस करना होगा, स्मार्ट तरीके से एलिमिनेट करना होगा, तभी आप 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाइएगा एग्जाम में। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ये देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान, ये सबको पता होगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए निम्नलिखित कानूनों का पालन क्रम के रूप में व्यवस्थित कीजिए। अगर आपको नहीं पता है फिर भी आप कर सकते हैं, बहुत ही स्मार्ट तरीके से इसको आपको गेस करना होगा। और कैसे गेस करिएगा, देखिए आपको इतना पता होगा कि ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो है ये अभी हाल ही की घटना है। हाल ही की घटना है, यानी कि सबसे लास्ट में इसी को रखना है। देखिए साथियों, आपको सपोज करिए को कोई भी नहीं पता है, कोई भी नहीं पता, ऑब्वियस सी बात है कि बहुत लोगों को कम पता होगा। इतना तो पता होगा कि ये 2019 की घटना है। 2019 में मोदी जी ने ही 370 को हटा करके वहाँ JNK को दो भागों में, दो यूनियन टेरिटरी ग्रुप में बांट दिया था। तो ये 2019 की घटना है, तो सबसे लास्ट में इसको हम रखेंगे। तो बी को सबसे लास्ट में रखना है। यहाँ भी बी नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ भी बी नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ भी बी नहीं है, यानी कि ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें बी सबसे लास्ट में है, और वही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। देख रहे हैं साथियों कितना स्मार्ट तरीके से यूजीसी ने क्वेश्चन सेट किया है कि अगर थोड़ा सा भी विद्यार्थी दिमाग लगा रहा है वहाँ पे बैठ के स्मार्ट तरीके से, तो आप वो क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि ये साथियों क्वेश्चन को हम टफ मान सकते हैं, क्योंकि टफ इसलिए क्योंकि ये एकदम एग्जैक्ट जो है वो आर्टिकल दे दिया है और उससे संबंधित चीज़ों को दे दिया है। पर एक चीज़ है, यहाँ भी यूजीसी ने हिंट जरूर छोड़ा हुआ है। हिंट यूजीसी छोड़ेगी ही आपको कि आप क्वेश्चन को सही कर पाए, और वो हिंट ये है कि आप देखिएगा डी नंबर में 123 जो है, 123 किससे संबंधित है साथियों? अगर आपको याद होगा कि 123 किससे संबंधित है, आपको पता होगा साथियों कि आप थोड़ा सा भी अगर आपको पता होगा, जैसे कि आप दो आर्टिकल तो सबको लगभग पता होता है। ऑर्डिनेंस की जहाँ भी बात आती है तो दो आर्टिकल आता है, एक 123 है और दूसरा 213 है। 213 है, 213 राज्यपाल के लिए है और 123 जो है वो राष्ट्रपति के लिए है। यहाँ सारा के सारा आर्टिकल जो है राज्यपाल से संबंधित अगर दिया है, तो एक आर्टिकल ये जो है 123 ये प्रेसिडेंट से संबंधित दे दिया है। क्या दिया है इसमें कि आपको देखिए, अब मान सपोज करिए कि ये भी आपको नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, इतना पता है। 123 आर्टिकल जो है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है ऑर्डिनेंस जारी करने का, जब सेशन नहीं चल रहा होता है तो 123 को आप हटाइए, जिसमें जिसमें डी है उसमें इसमें आपको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। आप देख पा रहे होगा, आपको आप एकदम ही आंसर तक 50% को ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुके हैं। 50% ऑप्शन और बचा हुआ है, 50% ही ऑप्शन बचा हुआ। अब जब आप गलती, अब दो में आपको चुनने के लिए कहा जाएगा, तो 50% संभावना है कि आप गलती कर सकते हैं और 50% संभावना है कि आप सही कर सकते हैं। अब देखिए, आपको दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दिया आसानी से। एक और ऑप्शन है ई नंबर 333 ऑप्शन जो है वो यहाँ पे कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा, आपको सपोज करिए कि अब इसमें आपको एक चीज़ और करना होगा, ABC इसमें भी है, ABC इसमें है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों सही है। ये तीनों सही, एक ही ऑप्शन जो है इसको एलिमिनेट करना है। अब मुझे नहीं पता है कि ये 333 जो है ये सही है राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बोलता है या नहीं बोलता है, तो आपका गलती हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर एक चूज करना होगा। तो 50% संभावना है कि गलती हो जाए, 50% संभावना है कि सत्य हो जाए। लेकिन मुझे पता था साथियों, तो इसीलिए मैंने आंसर टिक किया था, क्योंकि ये 333 में इसकी प्रावधान नहीं किया गया है। आगे देखिए, आगे ये भी जो है, ये हम जब बचपन में 5वीं 6वीं क्लास में थे तो हमारे दादाजी कहानियों में बताया करते थे कि गूंगी गुड़िया जो है इंदिरा गांधी को कहा जाता है गूंगी गुड़िया एक टाइम पे, जब वो शुरू शुरू में प्रधानमंत्री बनी थी तो उनको, वो बोल नहीं पाती थी पार्लियामेंट में, कहीं भी बोल नहीं पाती थी, तो उनको डम्ब डॉल बोला गया था, यानी कि गूंगी गुड़िया बोला था किसको? इंदिरा गांधी को। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, 100 तक लेके चलते हैं साथियों। 95 नंबर कौटिल्य, कौटिल्य जो सब थियरी पढ़े कौटिल्य का, तो उसमें बोलता है वो 7 चीज़ों के बारे में बात करता है जिसमें शत्रु नहीं आता है साथियों। आपको ये जानना होगा, जब हम कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे
चाणक्य के बारे में पढ़े हुए हैं, कौटिल्य चाणक्य की को बोलते हैं, तो कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएगा आपको हर चीज़। तो उस टाइम आपको बता देगा कि सात सात जो सब थियरी देता है उसमें कौन कौन से आते हैं, सात सात राज्य के सात तत्वों की बात करता है, उसमें क्या 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 आता है। और उसमें अभी के लिए आपको ये जानना हो कि ई नहीं आता, नहीं शत्रु नहीं आता है, जिसमें शत्रु है उसमें उसको आपको काटना पड़ेगा। अब देखिए 96 नंबर क्वेश्चन जो है इसको बारे में आपको, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये हम टफ मानते हैं। ये इसलिए टफ मानते हैं कि इसमें आपको बड़ा मुश्किल हो गया था सजाना इसको, कि कैसे सजाया जाए, क्योंकि आपको अगर पता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको गलती करोगे ही, 100% गलती करोगे। इसीलिए मैं इस सबका डेट आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको एक बार लिख लीजिए साथियों अपने कॉपी पे, और जब भी आपको रिवीजन करिएगा तो इसको एक नज़र दीजिएगा, क्योंकि अगली बार हो सकता है कि फिर से रिपीट करे। अगर रिपीट नहीं करते इसमें से कुछ ऑप्शन जो है वो रिपीट कर दे। ये जो श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना जो हुई थी, इसका सन जो है, इसका सन 1903 है, 1903 है, 1903 है। ये फेमस चीज़ें सबको पता है कि जिसमें कांग्रेस का विभाजन होता है सूरत अधिवेशन में, तो ये सबको पता है। 1907 है, ये मुझे भी पता था। अखिल भारतीय मजदूर संघ आईटूक की बात करते हैं तो आईटूक 1920 में है साथियों, 1920 में है। और दूसरा जो है, अगर आप इसको भारतीय भारतीय मजदूर संघ परिसंघ की बात करते हैं, तो ये जो है भारतीय मजदूर संघ परिसंघ की बात करेंगे तो इसका गठन जो होता है ये 1929 में होता है, 1929 में होता है। और ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेशनल, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ, एक सेकंड सोचो, एक सेकंड, ये मैं डेट में थोड़ा सा इधर उधर कर रहा हूँ। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी, ठीक है। इसका गठन जो है ये 1947 में होता है, 1947 में होता है। इसको आप नोट्स बना लीजिए और आप अपने इसको रिवीजन कर लीजिए साथ ही, ताकि ये याद हो जाए आपको। अब देखिए इसमें आसानी से ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। और इसे एक दो भी पता होता, जैसे कि अगर आपको इतना भी पता होता कि ये जो ई नंबर है ये सबसे लास्ट में आता है, 1947 में आता है, बाकी सब अगर आप उसके, अगर आपको इतना पता होता तो आप कर सकते थे। लेकिन आपको एक आइडिया ये भी होना चाहिए, जैसे मान के चलिए ई नंबर हम तो पता है कि हमको लास्ट में आता है, पर हमको ये कैसे पता होगा इसके बाद से श्री धर्म नारायण, ये जो भी है धर्म नारायण, नारायण धर्म जो है ये 1903 में नहीं, तो हो सकता है कि 1947 के बाद हुआ हो। ये इसलिए मुझे लगता है कि ये आपको सारे के सारे लगभग लगभग आइडिया होने चाहिए थे, तभी आप इसके आंसर तक पहुंच सकते थे। इसका आंसर ये सी नंबर होगा, तीसरा नंबर होगा। अब देखिए 97 नंबर की हम बात करते हैं। 97 अवेंडिकेशन, ये बहुत ही फेमस बुक है साथियों। नारीवादी राइटर है एक, मैरी वोलन क्राफ्ट जो है, और इनका एक बुक है ये अवेंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। इसमें एक मैन भी है, अवेंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन ऐसे करके भी बुक है इनका। हालांकि जब पढ़ेंगे हम, मारिया भी बुक है इनकी ऐसे करके, जब हम पढ़ेंगे इनके बारे में, क्योंकि ये थिंकर्स के रूप में इनको पढ़ना है, एक थिंकर्स के रूप में ही इनको पढ़ना है, इनमें सबको पढ़ना है हमको, माओ जेडांग को भी पढ़ना है, मैकियावेली को और रॉल्स को भी पढ़ना है, सबको। तो नारीवादी एक थिंकर्स, नारीवादी आप समझ रहे हैं, वुमेन्स लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि आपको गेस कर सकते थे, आपको नहीं पता होता तो भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बड़े फेमस बुक है इनका ये। आगे देखिए ये जो है, ये 98 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। 98 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या दे दिया है, कुछ घोषणाएं दे दिया है, कुछ कन्वेंशन के बारे में, और उसके वर्ष दे दिए हैं, और उसके बाद से आपको अरेंज करने के लिए। तो इन घटनाओं में अगर आपको एक बड़ा फेमस घटना है, ये है बाल अधिकार अभिशमन। ये जो है ये घटना बड़ा फेमस घटना है, और अगर आपको इतना भी पता होता कि ये जो घटनाएं घटती है ये घटना जो है 1990 की है। कब की है? 1990 की। तब आसानी से आंसर तक पहुंच सकते थे कि एक ही आंसर आपके पास बच रहा है। इस तरीके से अपने, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप अपने नोट्स में मेंशन करिएगा सारी घटनाओं को और उसके ईयर को, क्योंकि ये मे भी कि फिर से आगे पूछ सकता है। अगर पूछे तो आप इसके लिए तैयार रहें। 99 की बात करते हैं साथियों, दो क्वेश्चन और देखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, दो ही क्वेश्चन और बचे हुए हैं। इसके बाद से फिर 50 क्वेश्चन जो बचे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में 25-25 करके हम देखेंगे। ये क्वेश्चन आप देखिए, और ये कह रहा है कि निम्नलिखित नगरीय स्थानीय सरकार संबंधी समितियों और आयोगों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। राष्ट्रीय नगरीकरण आयोग, राष्ट्रीय निगम प्रशासन में बजटीय सुधार संबंधी समिति, ऐसे करके आप कराधान जांच आयोग। साथियों अगर आपको ये पता होगा तो आप कर पाइएगा, अदरवाइज आपको गेस ही करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि गेस में आपको 25% ही सही होने का चांस होता है, तो आप मैक्सिमम चांस है कि आप गलती करके आइएगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए। आपको नहीं पता है तो मैं इसका डेट बता रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में मेंशन करिए और इसको याद रखिए साथियों। तो आप देखिए इसका डेट अगर हम बात करते हैं तो साथियों इसमें देखिए, अगर आपको, आप इसको
मुझे लगता है कि इसमें मैक्सिमम बच्चे इसको क्वेश्चन को गलती करके आए होंगे। डेट की बात अगर मैं कर रहा था, जैसे कौन कब किसका गठन होता है, तो इसमें जो कराधान जांच आयोग है ये सबसे पहले गठित होता है। अगर आपको इतना भी पता होता, हालांकि ये बहुत कम लोगों को पता होता है, तो आप आंसर तक पहुंच सकते थे। बाकी इसी तरीके से इसके बाद से डी आता है, ग्रामीण नगरीय संबंधी समिति आता है, इसके बाद से सी आता है, इसके बाद से बी आता है और इसके बाद से ए आता है, यानी कि सीधे अपोजिट साइड से ये कर दिया है ये। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। महात्मा गांधी दांडी यात्रा की शुरुआत कब करी थी? इस बड़ा ही फेमस डेट है, आपको पता होगा तो। और कितने दिन चला होगा, आप ये कमेंट में बताइएगा साथियों। कितने दिन महात्मा गांधी की जो यात्रा थी वो कितने दिन चली थी, कब से कब स्टार्ट हुआ था, कब समापन हुआ था, कितने दिन चला था। और साथ ही ये भी बताइएगा कि किस आंदोलन के समय ये चलाया गया था। बाकी ये 1930 में स्टार्ट किया गया था। इसका आंसर ये होगा साथियों। उम्मीद करता हूँ कि हमारा सीरीज आपको ये पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा साथियों। धन्यवाद साथियों। हमारा टारगेट है कैसे हम पी वाई क्यू एनालाइज करके और लगभग 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करें। और ये हकीकत है साथियों कि 20% क्वेश्चन केवल पी वाई क्यू बेस्ड पे है, जो आप कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि सभी प्रकार के नस्लीय विभेद को दूर करने संबंधी अभिसमय कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किस वर्ष अनुमोदित हुआ था? ये आपको फैक्ट वैसे क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना होगा या फिर इसको आपको गेस करना होगा। दो ही उपाय हैं साथियों। ये जो है इसका आंसर ये 1965 होगा। मैं आंसर तो बता दे रहा हूँ, आप ये बताइएगा कि इसको जब पारित तो इस टाइम हुआ था, लागू किस टाइम पे हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों। आगे देखिए 102 नंबर क्वेश्चन है साथियों। अगर देखिए यूजीसी एक काम करती है कि अगर आप एक भी मैचिंग वाला एक भी पकड़ रहे हैं तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं, इसको पूरे आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसमें मुझे नहीं पता है कि कौन सा बुक किसने लिखा हुआ। सपोज कि अगर मुझे एक भी पता है, क्योंकि ये फेमस बुक है, बेकर का फेमस बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये इसकी फेमस बुक है, किसकी? RJ S बेकर की बुक है। अगर मैं डी को चौथा से मिला रहा हूँ तो डी का चौथा देखिए, इसमें डी का 1, डी का 2, डी का 3, डी का चौथा एक ही में, और ये है आंसर हमारा। तो इस हिसाब से आप ए का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा हो जाएगा, और बी का तीसरा हो जाएगा, और सी का पहला हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये अमेंडमेंट साथियों, आपको कुछ इन सारे अमेंडमेंट नहीं, 105 अमेंडमेंट आप याद नहीं कर सकते, पर कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है संविधान में किया गया है उसको आपको याद रखना होगा, और क्योंकि वो यूजीसी बार बार पूछ लेती है। तो ये देखिए, अगर आपको इतना भी पता है कि 92 अमेंडमेंट जो है, एक्ट जो है वो 2000, क्योंकि ये यूपीएससी 2014 में 2000 यूपीएससी जब 2024 का एग्जाम हो रहा था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो देखिए, इसके तहत बोडो, डोंगरी और मैथिली संथाली को शेड्यूल 8 में जोड़ा गया था। ये शेड्यूल 8 में, आप एक बार और कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे, जैसे शेड्यूल की मैं बात कर रहा हूँ, तो भारत के संविधान में कितने शेड्यूल है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस तरह से देखिए आपका याद हो जाएगा, प्रिपरेशन आपका अच्छे से हो पाएगा इस तरह से। अगर आपको सचमुच आपका जीआरएफ चाहिए तो आप इसी तरह से आपको पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पे शेड्यूल आ गया, तो शेड्यूल कितने हैं? शेड्यूल क्या संविधान में जितने शुरू में थे उतना ही अभी भी है, या फिर बढ़ा हुआ है? बढ़ा हुआ है तो कितना बढ़ा हुआ है? 12। अगर जितने भी शेड्यूल है वो शेड्यूल कौन क्या कहता है कि शेड्यूल में क्या कहा गया है, ये आपको यहाँ एक क्वेश्चन से ध्यान में आना चाहिए था। इस तरह से देखिए, अगर आप 52वां को केवल 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को अगर आप इसे जोड़ रहे हैं, यानी कि ए का तीसरा होना चाहिए। ए का तीसरा किस में है? तो केवल इसी में है। ए का तीसरा केवल इसी में है, बाकी आप मिला सकते हैं। अगर आपको एक भी पता है साथियों तो आप आसानी से मिला पाइएगा, इसका आंसर तक पहुँच सकते हैं आप। आगे देखिए 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाँ, ये देखिए, ये जो है आपके समझ के ऊपर क्वेश्चन आधारित है। जैसे जिस क्वेश्चन के बारे में हम लोग टारगेट करने के लिए ये सीरीज चला रहे हैं, उस क्वेश्चन को उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मार्क्सवादियों का मत है कि समाज के अभिलक्षणिक गुण हैं। मतलब मार्क्सवादी क्या कहते हैं समाज के बारे में, आप गेस करिए। कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं समाज में, हाँ बात करते हैं। चलिए ठीक है, आपको नहीं पता है तो आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? अगर आपको पता है तब तो कोई दिक्कत नहीं। एलिमिनेट करना हो तो देखिए, एलिमिनेट करने का सही तरीका क्या होता है, आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। इसका मतलब श्योर है कि ए तो ऑप्शन सही है, ये गलती नहीं है। वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, ये सही है। अब हम बाकी 4 पे ध्यान देते हैं। क्या ये धनी और निर्धन के बीच विभाजन की बात करते हैं? हाँ बात करते हैं। ये ऑब्वियस ये साथियों, जब ये अभिजात वर्ग की बात करते हैं तो एक एक ऐसा वर्ग है जो पिछड़ा हुआ है, एक ऐसा वर्ग है पूंजीवाद में, एक ऐसा वर्ग बन रहा है जो जिसके पास संपूर्ण प्रॉपर्टी का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है।
तो ये बात करते हैं, विभाजन की बात करते हैं। डी नंबर भी सही है। अगर डी सही है तो इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, यानी कि ये गलत है, एक गलत है। एक को हम हटा सकते हैं। एक एक देखिए, अगर आप इतना आपको पता है कि सतत सद्भाव जो कह रहा है, कांस्टेंट हार्मोनी की बात कर रहा है, ये थियरी जो है ये कहता है कि समाज में शांति बनी रहे, शांति बनी रहनी चाहिए। क्या मार्क्सवादी समाज में शांति की बात करते हैं? नहीं। मार्क्सवादी, आपको नहीं लगता कि जब यहाँ वर्ग संघर्ष की बात करते हैं तो ये दोनों कन्फ्लिक्ट कर रहा है? तो ये तो सही है। देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप दो ऑप्शन भी, अगर आपको ए और बी पता होगा, देखिए एक तो है मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो भी आप, ए तो सब में है तो आप इसको सही करना ही है, ए सब में है तो सही करना था, ये तो सही है। बाकी सतत सद्भाव जो है ये एक दूसरे से क्या है, कॉन्ट्रडिक्टरी है, एक दूसरे के विरोधाभास क्रिएट कर रहा है। अगर आपको नहीं पता उस सिचुएशन में बात कर रहा हूँ, तो ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो ये 100% है, तो ये नहीं हो सकता है। बाकी बी को हटा दीजिए, जिसमें जिसमें बी है उस ऑप्शन को काट दीजिए, आप आंसर तक पहुंच जाइएगा आसानी से। यानी कि देख रहे हैं, बिना कुछ जाने हुए भी आप इसको कर सकते हैं। हालांकि जानते हैं तो अच्छी चीज़ है, नहीं जानते सोचिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है ये। आगे देखिए 105 नंबर क्वेश्चन जो है, ये देखिए साथियों, ये भी आपको कॉमन सेंस पे आधारित क्वेश्चन है। 105 नंबर क्वेश्चन है, कर निम्नलिखित आयोग या परिषदों को उनके गठन के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना है इसको। ये बताइए जीएसटी कब लागू किया गया था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जीएसटी कब लागू किया गया था? तो जीएसटी, अब जैसे कि आप जानते हैं कि जीएसटी अभी हाल ही में लागू किया गया था, तो ये तो लास्ट में होना चाहिए, ये लास्ट में ही होना चाहिए। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग का गठन, जब अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, पर ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसको। नीति आयोग का गठन जो है वो जब नई गवर्नमेंट ये बीजेपी 2014 में आई थी, तो 2015 में नीति आयोग का गठन करती है। तो नीति आयोग का गठन उसके बाद से 2017 में ये जीएसटी लागू करती हैं। इसका मतलब ये होगा कि सबसे लास्ट में होगा ए, सबसे लास्ट में ए इसमें है, सबसे लास्ट में ए इसमें है, इसमें तो नहीं है, ये तो कभी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, उसके सबसे लास्ट में होगा, उससे थोड़ा सा पहले ये गठन किया गया था, यानी कि उसके पहले ये होना चाहिए। अब देखते हैं, ई इसमें है, इसमें नहीं है। देखिए पहुंच गए आंसर तक, कितना आसानी से आप आंसर तक पहुंच गए। अगर आपको ये तीन नहीं भी पता है तो भी आप, अगर दो पता है तो आप आंसर तक पहुंच गए। आगे देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था साथियों, उस बार पूछा भी था, बहुत ज़्यादा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए पूछ दिया था। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप एक बार, क्योंकि आपको देखिए बहुत, क्योंकि ये तो चलिए वित्त आयोग को कम है तो इसमें आपको कम डेटा याद करना पड़ेगा। पर अगर सीजीआई का जो पूछा था पिछली बार, सीजीआई का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, सोचिए कि 52 गो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो चुके हैं अभी तक, सॉरी 52 गो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो चुके हैं। कितना कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद कर सकता है? तो कोई कोई क्वेश्चन यूजीसी ऐसा देती है, इसका आंसर ये होगा साथियों, क्योंकि ये फैक्ट वैसे आप इसको देख लीजिए। हमारा टारगेट केवल वो है जिसका आप समझ से या फिर एलिमिनेशन से आप कर सकते हैं, उसी को हम टारगेट कर रहे हैं। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी एक वही है, इसको भी आपको याद रखना होगा। ये भी है, वाइस प्रेसिडेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए कह दिया। जापान ने मंचूरिया पर किस वर्ष हमला किया था? ये आपको याद रहना चाहिए साथियों, क्योंकि ये फैक्ट है, और अगर आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज इसको आपको गेस करना होगा या छोड़ना होगा। मुझे नहीं पता था, मैंने गेस किया था पर गलत हुआ था। इसका आंसर जो है 1931 होगा, मैं कन्फ्यूज कर गया था वहाँ पे। 109 क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ये कह रहा है, आप ये भी देखिए, बुक का नाम है और ये बड़ा फेमस बुक है जयप्रकाश नारायण का, तो आपको इसको याद रखना होगा। जब हम जेपी को पढ़ेंगे, क्योंकि इनको भी पढ़ना है, जवाहरलाल नेहरू को पढ़ना है, थिंकर्स मैम को, तो जब हम पढ़ेंगे तो उनका बुक का नाम हम बता देंगे। तो ये है जयप्रकाश नारायण जी का बुक है ये। श्यामा प्रसाद, ये भी देखिए, ये बहुत ज़्यादा डीप में अंदर बहुत से क्वेश्चन पूछा हुआ है, जबकि बहुत ये सब नहीं क्वेश्चन इसको पूछना चाहिए था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु कश्मीर में किस वर्ष हुई थी? तो ये इसका आंसर 1953 होगा। अगला क्वेश्चन साथियों 111, ये सब फैक्ट है इसलिए इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने आधे राज्यों में विपक्ष से पराजित हो गई थी? ये इसका आंसर 1967 होगा, और ये उसी समय पे पराजित हो चुकी थी। देखिए अगला क्वेश्चन 112 नंबर स्वामी, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है साथियों, सबको पता होगा, इसमें कुछ टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। फिर देखिए ये क्वेश्चन है, ये आप जब हम पढ़ेंगे सिलेबस, जब आगे बढ़ेंगे हम, तो वहाँ पढ़ेंगे ये इमैनुअल वालरस्टीन के अनुसार पूंजीवादी विश्व व्यवस्था में शामिल है। ये देखिए, ये विश्व को 3 भागों में साथियों बांटते हैं, परिधि है, अर्ध परिधि है, और केंद्र है इसका, यानी कि धुरी है, संकेंद्र है। बी सी और डी, ये इन देखिए, इसमें केवल निर्धन राष्ट्र, ये जब हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझा देगा इसको कैसे बांटते हैं। अंदर सेंटर है, उसके उसके बाद सेमी पेरीफेरी है, उसके बाद पेरीफेरी है। तो एक कैसे एक दूसरे को, जैसे ये इसका शोषण कर रहा है, ये इसका शोषण कर रहा है, कैसे एक दूसरे का सॉरी ये उल्टा हो गया, ये इसका शोषण कर रहा है, इसका शोषण, कैसे एक दूसरे को ये शोषण कर रहे हैं, ये बताएंगे हम। साथ ही ये बताएंगे भारत इसमें कहाँ आता है, साथ ही ये भी बताएंगे कि तीसरी दुनिया के देश कहाँ आते हैं और कौन किसका शोषण कर रहा है, कौन किसमें कौन सा देश आता है, ये सब उस टाइम पर हम देखेंगे। अभी आप इतना याद रखिए कि ये क्वेश्चन सिलेबस से है, इसके बाहर नहीं है, तो इस पर हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है, अब रहने देते साथियों, 11 मिनट का वीडियो हो गया है। अगला देखेंगे हम, एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं बस,
ये है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि संसदीय सरकार समिति सरकार किसने कहा कि संसदीय सरकार समिति सरकार है और समिति कक्ष में कांग्रेस ई वर्ग हैं। कांग्रेस एट वर्क लिखा हुआ साथियों, सॉरी। ये कथन जो है वुड्रो विल्सन का है, ये कथन फेमस कथन है वुड्रो विल्सन जी का। 2 क्वेश्चन 20 तक और कर दे रहे हैं साथियों, आगे थोड़ा सा और कर दे रहे हैं। ये 16 नंबर 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ताकि 20 तक रहेगा तो 20-30 क्वेश्चन और बचेगा इस साल का, हमको जून वाले साल का 30 क्वेश्चन और बचेगा जो हम कर लेंगे, एक वीडियो में और कर लेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन है विस्तारवादी राष्ट्रवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन सही है। एक कॉमन सेंस लगाइए, जो विस्तार की बात करता है वो किस किस चीज़ की बात करता है। अगर हम विस्तार की बात करेंगे, जैसे चीन विस्तारवादी नीति को अपनाता है, क्या वो शांति की बात करेगा? कभी शांति की बात नहीं करेगा। जो विस्तार की बात करेगा उसको लड़ना होगा। पहले के राजा महाराजा अगर विस्तार अपने स्टेट का विस्तार करते थे, अपने जो भी उनका राज्य उनके राज्य के अंतर्गत जो क्षेत्र था तो उसका अगर एक्सपेंस करना चाहते थे, तो विस्तार करना चाहते थे, तो उनको क्या करना होता था? युद्ध करना होता था। तो शांति की तो बात नहीं करेंगे। इसको हटा दीजिए आप, केवल इसको हटाइए, सी को हटाइए, ये नहीं हो सकता है, सी इसमें नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारे पास, ये है एलिमिनेट करने का सही तरीका साथियों। आगे देखिए, अगला कह रहा है कि लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या के अनुसार निम्नलिखित राज्य में आरोही अवरोही क्रम में, ये कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में कह रहा है सजाने के लिए साथियों, ध्यान रखिएगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए जब बोले तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए, सबसे ज़्यादा आपको इतना पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है और सबसे कम जो है इसमें जो बात कर रहा हूँ मैं, सबसे कम किसमें? ओडिशा में है। ये आपको याद रखना होगा। नहीं याद रखना तो भी आप एक अनुमान लगा सकते हैं, महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, वहाँ पे होना चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र का तो आपको पता होना चाहिए, बिहार का है जिसको पता हो, जो वेस्ट बंगाल को पता होना कितना है। पर इस तरह से आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ये टफ क्वेश्चन नहीं साथी, ये सब सब्जेक्ट का है, सब हम बताएंगे आगे जब पढ़ेंगे हम। वैश्वीकरण विकेंद्रीकरण के चौखंबा मॉडल किसका जब हम पढ़ेंगे राम मनोहर लोहिया को, तो वहाँ पे बताएगा आपको कि चौखंबा मॉडल क्या है और कैसे इसका प्रतिपादक कौन, इसका ये थियोरी क्या कहता है। तो ये है राम मनोहर लोहिया का, राम मनोहर लोहिया इसका आंसर होगा। आगे देखिए, 118 119 देखते साथियों। देखिए, फिर से ये पूछा राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में पूछता है। यहाँ पे क्वेश्चन और भी साथियों, ये बताइए कि राज्यसभा में जो राज्यों के सीटों का आवंटन है, ये कौन सी अनुसूची में दिया गया है। आप इसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। इसका जो आवंटन है कौन सी अनुसूची में, कौन सा शेड्यूल में दिया गया है, इसको आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर ये होगा साथियों, इसको आप सजा लीजिएगा। ये टफ नहीं है क्वेश्चन, आप आराम से आप कर सकते हैं। आगे देखिए, 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 120 नंबर का कुछ केस दे दिया है और उसको कालक्रम के अनुसार अकॉर्डिंग उसको सजा देना है साथियों, उसको व्यवस्थित कर देना है। ये सारे के सारे फेमस केस हैं। मिनर्वा मिल्स मामला 1980, ये मुझे सारे याद थे तो मैंने कर दिया था, तुरंत ही कर दिया था। ये कुलकनाथ 1967 है। केशवानंद भारती, बताइएगा ये साथियों किस चीज़ के लिए फेमस है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। केशवानंद भारती किस चीज़ के लिए फेमस है? 1900, यहाँ से एक बहुत बड़ा माइल स्टोन सेट करता है भारतीय संविधान, भारतीय न्यायपालिका सेट करती है। तो आप इसको बताइएगा जरूर कि किस चीज़ के लिए फेमस है। केशवानंद भारती, इंदिरा साहनी वाद एक है, एक एस आर बोमई, ये सब आप जब 1994 का है तब इसका आंसर ये होगा। आप इसको आसानी से सजा सकते हैं। अगर आपको 2-3 भी पता हो तो सज जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों, ये रहा आज का 20 क्वेश्चन जो PYQ का सीरीज चलाते हैं, उसका सीरीज नंबर 5 है। बाकी 30 क्वेश्चन और बच रहे हैं जिसको हम अगले वीडियो में कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी साथियों, इसका फ़ायदा उठाइए और 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। साथियों, हम जो PYQ का पॉलिटिकल साइंस का UGC नेट का जो PYQ है उसका जो सीरीज चला रहे हैं, उसका 6ठा नंबर सीरीज है और आज हम क्वेश्चन नंबर 120 के आगे देखने वाले हैं। हमारा ये टारगेट है साथियों कि हम PYQ के हेल्प से, एक सेकंड, PYQ के हेल्प से कैसे 40% क्वेश्चन को एक्स्ट्रा करें PYQ के हेल्प से, क्योंकि 20 से 30 क्वेश्चन जो है, 20 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट PYQ से आ रहा है। या तो ऑप्शन में है PYQ या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ही PYQ है, पर आ रहे हैं। तो हम कैसे दोनों पेपर में मिलकर लगभग 40 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दें, 30 से 40 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दें, ये हमारा उद्देश्य है। तो आइए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं एग्जाम डेस्टिनेशन, मैं जीतन स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 121 के 120 तक हम कल देख चुके थे। अगर आप वो सीरीज नहीं देखे तो पहले वो देखिए। 121 से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये कुछ लीडर्स का नाम दिया है और कुछ स्लोगन्स या आइडियाज़ जो उन्होंने दिया है उसके बारे में, उसको मैचिंग करने के लिए कह रहा है। तो कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा, भूदान, जय जवान जय किसान का नारा, जो इसे एकात्म मानववाद, अगर आप इसमें किसी एक को भी अगर पता, जैसे आपको इतना पता होगा कि दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद की बात करते हैं, तो
तो अगर आपको एक भी पता होगा तो आप देखिए डी का चौथा एक ही में ऑप्शन है, एक ही में ऑप्शन है। हालांकि ये बहुत सिंपल चीज़ पूछा हुआ है, यूजीसी बहुत हार्ड चीज़, बहुत टफ नहीं पूछा हुआ है, क्योंकि सबको पता होगा कि भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा लाल बहादुर शास्त्री ने एक जय जवान जय किसान का नारा दिया था, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ये सिंपल क्वेश्चन है साथियों। अगर आप एलिमिनेशन के प्रोसेस देखिए, अगर आप एक भी पता है तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ये टफ नहीं है। आगे ये कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हालांकि मुझे बिल्कुल आसियान, क्योंकि आसियान का गठन जो आप आसियान संगठन है उसका गठन होता है 1967 में, और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि ये, तो इसका जो दक्षेस है, द साउथ ईस्ट एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये जो है 1985 में इसका गठन होता है, तो इसका ऑप्शन ये होगा, ये नहीं होगा, ये फैक्ट है साथियों। मेरा टारगेट उसी क्वेश्चन को करना है जो पता नहीं है या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये भी देखिए बहुत तगड़ा फैक्ट है कि कह रहा है कि उपराष्ट्रपतियों को पद संभालने के कालक्रम में व्यवस्थित करना है इसको, तो इसका आंसर ये होगा, ये सजा लीजिएगा, क्योंकि ये फैक्ट है। अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इसको स्किप ही करना होगा, मतलब गेस करना होगा, क्योंकि स्किप करने का तो कोई चांस होता नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप स्किप नहीं कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, ये इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि वैश्वीकरण प्रोत्साहित करता है। पहली बात, आपको अगर वैश्वीकरण शब्द पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। वैश्वीकरण का मतलब ये हुआ कि पूरा जो ग्लोब है उसको हम एक विलेज ग्रुप में मानते हैं, एक विलेज ग्रुप में मान रहे हैं। सीमा विहीन राज्य हो गया, पूरा इकोनॉमिक तौर पे अर्थव्यवस्था एक दूसरे से कनेक्ट हो गई, एक दूसरे के पे अंतर्निर्भर हो गई है। वैश्वीकरण इसी को बोलते हैं। तो वैश्वीकरण देखिए, वैश्वीकरण बाजार अर्थव्यवस्था, हाँ होगा, बाजार अर्थव्यवस्था होगा। पूंजी का प्रवाह बिल्कुल होगा। संपत्ति का समान वितरण, ये साम्यवाद का गुण है दोस्तों, न कि पूंजीवाद का, वैश्वीकरण का। संपत्ति का समान वितरण जो है ये पूंजी, अगर आप डी को आप खाली एलिमिनेट कर रहे हैं, देखिए आपको अगर मान के चलिए कि मेरा कहने का मतलब ये है एलिमिनेशन प्रोसेस और कैसे आपको करना है। वैश्वीकरण के बारे में केवल आपको इतना पता है कि डी नंबर संपत्ति का समान वितरण केवल साम्यवाद में हो सकता है। पूंजीवाद तो इसके बाद, पूंजीवाद आप जितना कमाइएगा उतना बढ़ सकते हैं आगे, ये इस चीज़ को प्रोत्साहित करता है। तो केवल अगर आप डी को एलिमिनेट कर रहे हैं तो डी इसमें भी है, ये नहीं होगा, डी इसमें भी है, ये भी नहीं होगा, और डी इसमें भी है, ये भी नहीं होगा, यानी कि एक ही ऑप्शन आपके पास बच रहा है। देखिए कितना इजीली हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। आगे देखिए, जबकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप नहीं, अगर आपको इतना पता है कि पूंजीवाद और समाजवाद में क्या अंतर है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि वैश्वीकरण पूंजीवाद को प्रोत्साहित करता है, न कि संपत्ति का समान वितरण की बात करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान निम्नांकित के द्वारा व्यक्तिगत आज़ादी सुनिश्चित करता है। ये देखिए कुछ चीज़ें दिया हुआ, ये भी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आधारित है। आपको देखिए कुछ चीज़ों को एलिमिनेट कर रहा है, आंसर तक अपने आप पहुंच जाइएगा। ये कह रहा है भारत सरकार की शक्ति को सीमित करना। कल मैंने जब आपको परसों के वीडियो में उदारवाद जब पढ़ा रहा था तो बताया था आपको, और ये सही है कि संविधान जो है सरकार की शक्ति को सीमित करता है, ना कि सरकार को शक्ति देता है, क्योंकि संविधान के द्वारा हमको फंडामेंटल राइट्स मिलता है, जो फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्टेट के विरुद्ध मिलता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ साथियों, तो इसको ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल राइट्स जो है वो यूपीएससी बोल रहा हूँ, हाँ, सरकार के विरुद्ध मिलता है हमें, तो सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, तो ये तो होगा ही, ये होगा, यानी कि जिसमें जिसमें ए नहीं है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इसमें नहीं है इसको हटा दीजिए आप। शक्ति एवं अधिकार के विभेद द्वारा राज्य और व्यक्तियों के बीच संबंध निर्धारित करना, मुझे नहीं पता है, चलिए ठीक है। सिविल अधिकार और स्वतंत्रता को परिभाषित करता है, ये भी मुझे नहीं पता है। लोगों के मौलिक अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है, फंडामेंटल राइट्स में बिल्कुल है, ये सही है। डी भी होगा, अगर डी होगा तो अब देखिए जिसमें इसमें डी नहीं है उसको हम काट सकते हैं, ये काट सकते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, और दो में हम, आप समझ सकते हैं 50-50% चांस पे ला दिए हैं हम। अधिकारों की प्रदायगी की गारंटी नहीं, संविधान में गारंटी दी गई है, फंडामेंटल राइट्स के अधिकारों की गारंटी दी गई है, तो यानी कि ई तो ऑप्शन नहीं होगा। अब जिसमें ई है उसको हम एलिमिनेट करेंगे, यानी कि देखिए हम कितना आसानी से ऑप्शन में पहुंच जाए, जबकि अगर मेरे पास सपोज कीजिए कि मुझे ये नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, फिर भी अगर हमको इतना पता है और ये पता है कि ये नहीं हो सकता है, तो सोचिए कि हम अब आंसर तक आसानी से पहुँच जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप पहुँच सकते हैं साथियों। आगे देखिए, अगला है 126 नंबर क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था और फैक्ट था, एकदम प्योर फैक्ट है ये कब से विश्व व्यापार संगठन में भारत कब शामिल हुआ था। साथियों एक बात जब हम पढ़ेंगे ना, जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी उसको पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि गेट जो है GATT, इसकी स्थापना तो 40 के दशक में हो जाती है, परंतु 1947 में, शायद एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद है, अगर आपको याद हो तो आप बताइएगा, 1947 के आसपास होती है इसकी स्थापना, गेट की स्थापना। और उसके बाद से ये गेट जो है ये चलते रहता है, और 1 जनवरी 1995 से गेट को ही बदल के क्या कर दिया जाता है,
तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये इसका जो आंसर होगा 1 जनवरी 1995 होगा। ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना होगा। आगे देखिए, अगला है, ये भी बहुत तगड़ा फैक्ट है साथियों, पर एक बुक है जिसको आपको, आप हमेशा उसको आप याद रखिएगा, और वो बुक का नाम है क्या, तो द सेकंड सेक्स। द सेकंड सेक्स जो है, ये बुक है सैमन दवेवियर का बुक है ये बड़ा फेमस बुक है साथियों। अगर बी का हम चौथे से मिला रहे हैं तो देखिए बी का चौथा कहाँ कहाँ ऑप्शन है। बी का चौथा इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि एक आंसर को हम एलिमिनेट कर रहे हैं अभी, एक आंसर को एलिमिनेट कर रहे हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, ये तो हो गया। एक और साथियों, एक और केट मिलेट की बुक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स। ये हालांकि जब हम पढ़ेंगे तो सब हम बताएंगे आपको कौन किसका बुक है, क्योंकि केट मिलेट का जितनी बुक है उसको हम लिखेंगे एक जगह पे। तो केट मिलेट का जो बुक है एक सेक्सुअल पॉलिटिक्स, इसकी बुक है। अब देखिए एक का तीसरा से मिला दीजिए। अगर आपको सपोज कीजिएगा सेवन द वेबियर का बुक द सेकंड सेक्स नहीं पता है, तो केट मिलेट का अगर बुक का नाम पता होता तो एक का तीसरा का मिला के देखिए, एक का तीसरा केवल एक ही में है और यही ऑप्शन होगा, एक का तीसरा एक ही ऑप्शन है। तो इस तरह से आप मिला सकते हैं। अगर आपको नहीं पता था बुक का नाम साइड में लिख सकते हैं और इसको याद रखिएगा साथियों। आगे देखिए 128 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये चेस्टर बर्नार्ड है साथियों, ये चेस्टर बर्नार्ड है। इसको भी आपको याद रखना होगा। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित के कारण महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। ये देखिए, ये प्योर कंसेप्ट पे आधारित है, आपके समझ के ऊपर डेवलप कर रहा है। कितना आपका समझ डेवलप है इस पे, इसलिए क्वेश्चन को दिया गया है कि क्योंकि ये इसमें कोई फैक्ट नहीं है। कह रहा है कि भारत निम्नलिखित के कारण महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। तो देखिए सबसे पहले राजनयिक संबंध मुझे नहीं पता है। पड़ोसी देशों के साथ बढ़ रहे संघर्ष, ये देखिए अगर ये संघर्ष बढ़ेगा तो क्या भारत कभी महाशक्ति के रूप में उभर पाएगा। अगर हम लड़ते रहे तो कभी कोई हमको सपोर्ट ही नहीं करेगा कि तुम महाशक्ति बन सकते हो, तुम महाशक्ति बनने के लायक हो। तो हम डी को एलिमिनेट कर रहे हैं, सबसे पहले डी को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो दो ऑप्शन हमारा, क्योंकि इसमें भी डी है और इसमें भी डी है, ये एलिमिनेट हो गया डी को एलिमिनेट करने से। आगे कह रहा है सैन्य क्षमता, बिल्कुल सही सी। अब देखिए अब एक चीज़ आप कर सकते हैं, एलिमिनेशन प्रोसेस देखिए, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, इसमें भी बी है, इसमें भी सी है, इसमें भी बी है, इसमें भी सी, यानी कि बी और सी, ये दो तो 100% सही होगा क्योंकि ये दोनों में है। अब हमारा डिसाइड करेगा ए और ई, इन दोनों में से अगर किसी एक को पकड़ेगा तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए नरम शक्ति को छीन करना, अगर देखिए जब हम पढ़ेंगे साथियों, जब हम आगे पढ़ेंगे तो 2-3 टर्म आपको हम पढ़ाएंगे, और वो है एक सॉफ्ट पावर, एक हार्ड पावर और एक है स्मार्ट पावर। इन 3 टर्म को हम पढ़ेंगे और बताएंगे कब क्या किसने कहा था और क्या क्यों कहा था ये। तो सॉफ्ट पावर, अभी आप सॉफ्ट पावर, आप बस एक नाम याद रखिए, सॉफ्ट पावर क्या होता है वो हम आगे बताएंगे। सॉफ्ट पावर डिक्रीज करेगा तो ये राष्ट्र के लिए खतरा है, राष्ट्र के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। सॉफ्ट पावर को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बता देते हैं। जैसे एप्पल जो फ़ोन है, आईफोन जो है एप्पल, वो एक सॉफ्ट पावर डेवलप किया हुआ है कि अगर आपके पास एप्पल है तो आप एलिट क्लास का लगेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। अगर आपके पास आईफोन है तो आप एलिट क्लास का लगेगा। वो एक सॉफ्ट पावर डेवलप किया हुआ है। तो सॉफ्ट पावर अगर उसका डिक्रीज करता है तो उसका मार्केट वैल्यू गिर सकता है। तो सॉफ्ट पावर अगर डिक्रीज करेगा तो ये महाशक्ति के रूप में उभरने का लक्षण तो नहीं है। तो ई नंबर नहीं हो सकता साथियों, डिक्रीजिंग सॉफ्ट पावर नहीं हो सकता है, यानी कि ई नंबर काट दीजिएगा तो आपका ए बी सी आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देखिए हम आंसर तक पहुँच रहे हैं। 130 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये प्योर फैक्ट है साथियों, और ये बहुत ही सिंपल फैक्ट है कि अध्यादेश जो ऑर्डिनेंस जारी करने का होता है वो राज्यपाल को कौन सा आर्टिकल के तहत दिया जाता है, तो 213 का है। आपका काम है ये कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि राज्यपाल का तो 213 के तहत दिया जाता है, राष्ट्रपति को कौन सा आर्टिकल है जो ऑर्डिनेंस जारी करने का पावर देता है। 131 देखते हैं, और 131 में देखिए काल कर्म में सजाने के लिए दिया हुआ है साथियों। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है, बहुत टफ क्वेश्चन भी है, क्योंकि आपको शायद नहीं पता होगा हर डेटा को, पर इतना पता होगा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन सबसे पहले होता है, ये आपको पता होगा। और सबसे पहले यानी कि एक ही सी से स्टार्ट होने वाला एक ही है ये। देखिए कितना सिंपल ही हम आंसर तक पहुंच रहे हैं। अगर हमको ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता है, हालांकि ये 1956 में होता है ये। इस तरीके से आप सब आपको अगर पता है तो अच्छी चीज़ है, अगर नहीं पता है उसी चीज़ में देखिए, क्योंकि सी से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है और वो आप पहुँच सकते हैं आसानी से। इसका आंसर ये होगा। 132 कह रहा है कि विश्व को केवल मजाक मजाक में ही गढ़ा जा सकता है जो भी व्यक्ति राज्य की राजनीतिक शक्ति का अधिग्रहण करने
करना चाहता है और उसे बरकरार रखना चाहता है, उससे उसके पास मजबूत सेना होनी चाहिए। किसका कथन है? तो ये माओ जेडोंग के कथन है साथियों, क्योंकि ये न्याय से संबंधित है, ये लिबरलिज्म से संबंधित है, और प्लेटो को तो आप जानते हैं ये किससे संबंधित है। अगर नहीं जानते तो हम प्लेटो को जो पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे वो क्या थ्योरी देता है, कौन सा क्या देता है। म्यूनिख समझौता कब होता है साथियों? तो म्यूनिख समझौता, देखिए ये मैंने गलती कर दिया था, आई एम सॉरी, मैंने गलती बोल दिया है कि मैंने गलती कर दिया था। नहीं ठीक है, ये 1938 में ही होता है म्यूनिख समझौता। तो ये देखिए, ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना होगा। आगे कह रहा है कि इस पुस्तक का जो ये नाम जो पुस्तक दे रहा है, इंगेजिंग इंडिया डिप्लोमेसी डेमोक्रेसी एंड द बॉम्ब, ये जो पुस्तक है ये इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है स्ट्रोब टैलवर्ट, इसका लेखक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि डैग हैमसर जोल्ड संयुक्त राष्ट्र के महासचिव किस वर्ष नियुक्त? ये बहुत ही गहरा फैक्ट पूछा हुआ है साथियों, और इसका जो आंसर होगा इसका जो आंसर होगा वो 1953 होगा। 1936 सॉरी 136 क्वेश्चन देखते हैं साथियों। इतिहास स्वयं की चेतना का तर्क का विकास है तथा संवैधानिक विधान सम्मत राज्य इतिहास की प्रवृत्ति है। उपरोक्त कथन किसका है? ये आपको पता होगा, हीगल का कथन है। नहीं पता है तो जब हम हीगल को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए ये फीमेल थिंकर्स है, नारीवादी थिंकर्स है। ये जो है अभी हाल ही का नया थिंकर्स है, ये जो क्या बोलते हैं उपनिवेशवाद पे लिखते हैं, और जॉन लॉक तो लिबरलिज्म पे लिखता है। तो ये जो है हीगल जो है वो हिस्ट्री की बात करता है, वो हम पढ़ेंगे कैसे ये हिस्ट्री फोल्डेड की बात करता है, आगे सबको देखेंगे। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दास व्यापार का विरोध करने के लिए ब्रिटेन में वर्ष 1787 में निम्नलिखित में से किस लीग या सोसाइटी का गठन किया गया? तो इसका आंसर साथियों जो होगा वो द एबोलिशन सोसाइटी का गठन किया गया था। यह फैक्ट है और बहुत ही गहरा फैक्ट है। कितना क्वेश्चन और बच रहा है साथियों? 40 तक करते हैं, क्योंकि उसके बाद से 10 क्वेश्चन जो होगा वो छोड़ देंगे। 40 तक करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन और बचे, उसको कर लेते हैं साथियों ताकि खत्म हो जाए। 10 क्वेश्चन जो कंप्रहेंशन का है उसको बहुत ही डिटेल में देखेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 10 में 10 आपको सही करने होंगे, क्योंकि अगर आप 10 में 10 करिएगा तो ही आप जीआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों को विभिन्न संवैधानिक संशोधन द्वारा अंतःस्थापित के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शिक्षा का अधिकार, देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको एकदम 100% याद रहनी चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाइएगा। अच्छा, ये एनजेएससी की बात अब जो आएगी, जो हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी तो बताएंगे। ये 99वां संविधान संशोधन है, 2014 में किया गया था। आगे देखिए, शिक्षा का अधिकार ये कब किया गया था? 2021 की, सॉरी मैं 2021 की बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के कॉमेंट डाल दिया गया है। तो इस तरह से अगर आप इसका सारा डेट अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसका आंसर जो है वो ये CAEBED, इस तरह से इसका आंसर होगा। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, और इसको भी बोल रहा है कि ये जो लोकसभा में अनुसूचित जातीय जनजातियों के लिए आवंटित सीटों की संख्या के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। साथियों, एग्जाम में बैठ के डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर को आपको ध्यान में रखना होगा, कब क्या पूछ रहा है। तो इसका जो है ये ई नंबर ऑप्शन होगा। इसको एलिमिनेट कर सकते हैं साथियों, क्योंकि देखिए मेघालय पूर्वी स्टेट है, मेघालय में सबसे कम होगा। ई को सबसे लास्ट में रखना है, और ई को सबसे लास्ट में मुझे लगता है एक ही ऑप्शन इसमें रखा हुआ है, तो आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू साथियों। अभी तक हमने 90 क्वेश्चन का पॉलिटिकल साइंस का 90 क्वेश्चन देख चुके हैं। 10 क्वेश्चन जो कंप्रहेंशन का होता है उसको आपको देखना होगा आज, और इसमें हम देखेंगे कि कैसे 15 कंप्रहेंशन सही कर सकते हैं। ये 100% है साथियों, क्योंकि यूजीसी में 150 में 15 कंप्रहेंशन रहता है। 5 कंप्रहेंशन जो होता है वो पेपर 1 में रहता है, और 10 कंप्रहेंशन जो पेपर 2 में रहता है। तो हमारा अभी 10 कंप्रहेंशन यहाँ से हम देखने जा रहे हैं, और 10 में 10 आपको सही करना होगा यहाँ पे, तभी जाके आप अपने सब्जेक्ट में लगभग 75 क्वेश्चन जो है वो सही कर पाइएगा। तो कब करें साथियों, ये भी देखिए कि कंप्रहेंशन को क्या बाद में लास्ट में, क्यों कंप्रहेंशन 45 से 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा पेपर 1 में, और इसमें 90 से 100, यानी कि लास्ट में, दोनों के लास्ट में जो होगा कंप्रहेंशन की बारी आती है। तो क्या लास्ट में ही कंप्रहेंशन करना चाहिए, या फिर अगर इसको सही करना है 100% इसमें एक्यूरेसी रखना है तो इसको कब करना चाहिए, ये भी देखेंगे साथियों। मैं 4 बार एग्जाम दिया हूँ, 4 बार में एक बार भी एक भी कंप्रहेंशन गलती नहीं हुआ है, हमेशा 100% एक्यूरेसी रहा है, यानी कि 15 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन मैं हमेशा सही करके आया हूँ। तो आज देखिए, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि दोबारा आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे, अब आपको 15 में 15 क्वेश्चन कंप्रहेंशन सही करना होगा, तभी आप स्कोर अच्छा कर पाइएगा। सबसे पहले आपको एग्जाम में घुसने के बाद जब आपको क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, तो क्वेश्चन करने का देखिए स्मार्ट तरीका क्या होता है, क्योंकि 1 से लेकर के और 5 तक जो होता है वो DI होता है,
और साथियों किसी किसी शिफ्ट में डीआई इतना गंदा पूछेगा कि मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, अगर मैथ आता भी होगा तो भी आप 40 मिनट 30 मिनट 30 से 40 मिनट आप टाइम डीआई में लगा सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मैथ देखिए डीआई भारी नहीं होता पर इतना कैलकुलेशन करवा लेता है कि समय कंज्यूम कर लेता है वो। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है एग्जाम अटेंड करने का, आप घुसते ही डीआई को स्किप करिए, 1 से 5 तक का जो क्वेश्चन है उसको देखिए ही नहीं, सीधे चलिए 40 से 45 नंबर, 40 से और 50 क्वेश्चन तक, 45 से सॉरी 40 बोल रहा हूँ, 45 से और 50 क्वेश्चन, यानी कि कंप्रेंशन पे जो पेपर वन कंप्रेंशन है उसको आप बहुत ही इत्मीनान से धीरे धीरे दिमाग लगा के करिए। और करने के बाद से आप सीधे उसके बाद से शिफ्ट पेपर टू में चलिए अपने सब्जेक्ट में, और 140 से 150 तक क्वेश्चन को वहाँ पे चलिए, वहाँ पे डी आई जो हम अभी देखने जा रहे हैं 140 से 150 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और ये डी आई सॉरी कंप्रेंशन है। इससे क्या होगा साथियों कि फ्रेश माइंड से आप 15 का 15 क्वेश्चन सही कर पाइएगा, और उसके बाद से ही आप दूसरे में मैथ डीआई को मैं कहूँगा कि डीआई में आप देखिए आप पहले ही सब क्वेश्चन वो कर लेते हैं 140 क्वेश्चन 145 क्वेश्चन 5 डीआई को छोड़ के, तो आप आराम से 40 मिनट का समय बचा सकते हैं, और 40 मिनट में फिर से आप डीआई अच्छे से कर सकते हैं। परंतु पहले ही हम डीआई पर अगर गए तो हमारा जो 40 मिनट या 30 मिनट में ही हो जाए डीआई पर, 30 मिनट में अगर मान लीजिए कि गलती हुआ और कैलकुलेशन से आंसर तक नहीं पहुंच रहे हैं तो आगे का पेपर बहुत खराब होने का चांस हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले आपको कंप्रिहेंशन करना चाहिए, फिर पूरा पेपर करना चाहिए, बाद में डीआई पे आना चाहिए। तो देखिए कंप्रिहेंशन में क्या है, कंप्रिहेंशन में सबसे पहले तो आपको इसको पैसेज जो दिया है उसको केयरफुली तरीके से रीड करिए। रीड करने से पहले सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा क्या है। पांचों क्वेश्चन जो इस संबंधित है, तृतीय विश्व युद्ध की बात कर रहा है, 1970 की बात कर रहा है, ये दो चीज़ें याद रखिए। इसमें आइएगा तो आप तृतीय विश्व युद्ध में भी बात कर रहा है, ये अफ्रीका लैटिन अमेरिका ये सब की बात कर रहा है, इसको आपको ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन आइएगा तब तृतीय विश्व युद्ध में बात कर रहा है, तो ठीक है तृतीय विश्व मानी ये जो पूरे पैसेज का जो की पॉइंट है वो देखिए तृतीय विश्व को जो थर्ड वर्ल्ड की बात कर रहा है, थर्ड वर्ल्ड के आगे पीछे घूम रहा है, इतना आपको देखना होगा। इसमें भी तृतीय विश्व है, इसमें भी तृतीय विश्व है, देखिए सारे क्वेश्चन में लगभग तृतीय विश्व है। अब हम आते हैं और इसको बहुत ही केयरफुली तरीके से पढ़ते हैं कि इसको कॉम्प्रिहेंशन को। ये कह रहा है कि शीत युद्ध के दौरान तृतीय विश्व शब्द ने विश्व भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। देख लीजिए तृतीय विश्व का ध्यान, तृतीय शब्द ने विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जो कथा थी पूंजीवादी प्रथम विश्व, अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड कौन सा होगा, पूंजीवादी या तथाकथित साम्यवादी द्वितीय, साम्यवादी यानी कि सेकेंड वर्ल्ड इस की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये कह रहा है कि तृतीय विश्व वो देश हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड में नहीं आते हैं, यानी कि पूंजीवादी में भी नहीं आते हैं और साम्यवादी में भी नहीं आते हैं। अफ्रीका एशिया और लैटिन अमेरिका के पूर्व में औपनिवेशिक तथा यहाँ पे कुछ है में स्वतंत्र हुए देश इस प्रकार से तृतीय विश्व थे कि वे आर्थिक एवं सैन्य दृष्टिकोण से प्रथम एवं द्वितीय विश्व पर निर्भर थे, तथा परिणाम स्वरूप प्राय वे देश प्रचंड निर्धनता के अकाल से पीड़ित थे। इस शब्द का तात्पर्य यह है कि वे देश गुट निरपेक्ष थे। अब देखिए ये कह रहा है कि तृतीय देश वो हैं जो दोनों से हटके थे, आर्थिक और सैन्य दृष्टिकोण से प्रथम और सेकंड वर्ल्ड से अलग थे और गरीब थे, निर्धनता से ग्रसित थे, और इसी देश को गुट निरपेक्ष कहा जाता है। प्राय तृतीय विश्व के देश युद्ध क्षेत्र के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड लड़ते थे तो उसमें तृतीय देश इसके क्षेत्र के रूप में युद्ध में इसके क्षेत्र को युद्ध के रूप में प्रयुक्त करते थे, जिस पर प्रथम और द्वितीय विश्व के बीच भू राजनीतिक संघर्ष होते रहते थे। स्टाकली कर्मिशेल जैसे विद्वान विश्व के देशों में कतिपय नस्ल विरोधी आंदोलन और अश्वेत विमुक्तिवादियों ने अपने आंदोलनों को तृतीय विश्व के देशों से सशक्त किया, जिसमें राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तरों पर अश्वेत जनता का दासत्व के समानांतर स्वरूप को उजागर किया गया। वर्ष 1970 के दशक में तृतीय विश्व शब्द अपने निंदास्पद विचारधारात्मक प्रभाव, साझी औपनिवेशिक अतीत की महत्ता कम होने तथा विशेष रूप से एशिया में आर्थिक विकास के कारण लाभ लगभग प्रयोगहीन हो गया है। अब कह रहा है कि ये जो वर्ड है पहले तो ठीक था पर अब प्रयोगहीन होते जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन को देखिए और आपको दिमाग में रखना होगा, जो कंप्रिहेंशन अभी हम पढ़ रहे थे उसको आपको दिमाग में रखना होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस कारण से 1970 के दशक में तृतीय विश्व शब्द व्यापक रूप से प्रयोग से बाहर हुआ। 1970 तृतीय विश्व थर्ड वर्ल्ड जो है शब्द व्यापक रूप से प्रयोग से बाहर हुआ। रूस की बढ़ती शक्ति, कहीं इसमें रूस की बढ़ती शक्ति के बारे में बोला है, नहीं बोला है।
श्वेत देशों के विचार, हाँ श्वेत देशों के विचार के बारे में बोला था, पर अभी हम देखते हैं पश्चिमी देशों का प्रयोग, तो इसके बारे में कहीं नहीं बोला है। निस्तापन, अभी यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है ना कि महत्ता कम हो गई। देखिए कितना अच्छा से यहाँ पे दिया हुआ है सीधे। देखिए ये यूपीएससी लेवल का कंप्रहेंशन होता नहीं सर साथियों, बच्चों वाला कंप्रहेंशन है। अगर आप केवल शब्द को भी पकड़ ले रहे हैं तो भी ये बन जाएगा। देखिए 1970 के दशक से तृतीय शब्द यहाँ पे सीधे निस्दास्पद लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग से बाहर हुआ, यानी कि औपनिवेशिक अतीत की महत्ता कम हुई तथा विशेष रूप से एशिया में आर्थिक विकास के कारण लगभग प्रयोग ही हो गया। सीधा आंसर आपको दिख रहा है कि यही होगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका देशों के प्रयुक्त किया था। जो अभी देखिए ये भी सीधा यहाँ पे लिखा हुआ था कि एशिया अफ्रीका औपनिवेशिक तथा आगे का स्वतंत्र हुए थे, यानी कि औपनिवेशिक तथा आर्थिक रूप से विकसित नहीं। आर्थिक रूप से विकसित किसको बोलते हैं? फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड को। सैनिक रूप से शक्तिशाली ये भी नहीं हो सकता। उदार लोकतंत्र एवं शांतिप्रिय ये तो फर्स्ट वर्ल्ड, ये आर्थिक एवं सैनिक रूप से आश्रित हैं। तृतीय विश्व वो है जो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड पे आश्रित थे, आर्थिक और सैनिक रूप से आश्रित थे। देखिए अगला क्वेश्चन का तृतीय विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है? एशियाई देश आता है, अफ्रीकी विश्व आता है, अरब राष्ट्र आता है, प्रथम एवं, ये स्पष्ट लिखा हुआ प्रथम विश्व एवं द्वितीय विश्व नहीं आता तृतीय विश्व में। तृतीय विश्व शब्द का उदय निम्नलिखित में से किसके दौरान हुआ था? शीत युद्ध के दौरान। शीत युद्ध कब से कब होता है? जब साथियों हम पढ़ेंगे तो देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से 1945 में 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार का एंड हो जाता है। तो उस टाइम पे दो शक्तियाँ उभरती हैं वर्ल्ड में। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से वर्ल्ड में दो शक्तियाँ उभरती है, एक है अमेरिका और दूसरा है यूएसएसआर। ये पूंजीवाद के वाहक है और साम्यवाद के, इन दोनों के बीच जो युद्ध चलता है, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से जो युद्ध चलता है उसी को शीत युद्ध बोलते हैं। तो शीत युद्ध के दौरान ये 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन होता है तो खत्म हो जाता है। तो तृतीय विश्व युद्ध इसी के बीच उभरता है, तो शीत युद्ध के दौरान हुआ था। अगला है तृतीय विश्व शब्द निम्नांकित भी शामिल है, शब्द में निम्नांकित भी शामिल है। विकसित राष्ट्र नहीं, ये तो शामिल नहीं है। अभी तो बोला था विकसित फर्स्ट वर्ल्ड होगा। गुट निरपेक्ष, हाँ ठीक है यही होगा। उदार लोकतंत्र नहीं, मूल राष्ट्र नहीं, ये होगा गुट निरपेक्ष देश, जो गुट से अभी ऊपर पढ़े होंगे। इस तरह से देखिए साथियों, अगर आप इसको भी बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं इस कंप्रहेंशन को, क्योंकि कंप्रहेंशन में आपको 15 में 15 करना होगा। अगर 15 में आप 10 कर पाए तो समझिए कि आप एग्जाम से ऐसे ही बाहर हो रहा है, क्योंकि जो जेआरएफ क्वालिफाई कर रहा है उसका 15 में 15 सही हो रहा है। इसको भी जब आप पूरा पढ़ लीजिएगा, आप वीडियो को पॉज करिए क्योंकि बहुत लंबा खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसको एक एक लाइन पढ़िए और उसके बाद से क्वेश्चन करने पर जब आइएगा तो आप देखिएगा किसने अग्रगामी नीति जारी किया था। तो मंचू साम्राज्य, स्पष्ट ऊपर लिखा होगा कहीं कि किसने अग्रगामी नीति जारी किया था, वो लिखा होगा कहीं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों, ये यहाँ पे अग्रवर्ती नीति का सचेत किया था। तो इस तरह से देखिए ये एक भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं मिले, सब के सब इसमें मिल जाएगा। किस क्षेत्र पर कब्जे को लेकर ब्रिटेन और चीन एक दूसरे के प्रति सशंकित थे? तिब्बत होगा इसका आंसर, तिब्बत होगा। ऊपर लिखा हुआ, हर चीज़ लिखा हुआ है। ये भी है आपको ऊपर एकदम स्पष्ट सन दिया हुआ है। देखिए आप देख पा रहे हो मैं सबका सब सही करके आया हूँ। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि अगर आपका ये 15 में 15 सही हो रहा है तो सोचिए अब आप कंपटीशन 90% पर कर रहे हैं, क्योंकि 10% क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही हो गया। 10% 15 150 में 15 क्वेश्चन तो आप बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि 15 क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही सही हो रहा है। अब बचा 135 क्वेश्चन, 135 में आपको कंपटीशन करना है। सोचिए कितना कंपटीशन आसान हो रहा है। इस तरह से आप पहले एग्जाम में बैठते ही कंप्रीहेंशन करिएगा तो आराम से 10 में 15 में 15 कर पाइएगा। अदरवाइज मैं गारंटी देता हूँ अगर आप 140 क्वेश्चन करने के बाद से जाते हैं, 140 क्वेश्चन करने के बाद से जाते हैं तो मुझे लगता है कि ज़रूर ना ज़रूर आप 1 या 2 क्वेश्चन गलती करके आ जाइएगा। 1-2 क्वेश्चन बहुत बड़ा चीज़ होता है साथियों, 1-2 क्वेश्चन की वजह से जेआरएफ रुक जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि ये वाला तरीका एग्जाम में अपनाएं और 15 में 15 कंप्रीहेंशन करें। ये हमारा लास्ट पार्ट था साथियों। अब दूसरे साल का PYQ देखेंगे। ये हमारा था जो ये जो PYQ था वो 18 जून 2024 को जो एग्ज़ाम जो कैंसिल एग्ज़ाम हो गया था उसका PYQ था। पर अब हम देखेंगे दूसरे ईयर का। थैंक यू साथियों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो। धन्यवाद।